ठीक है, कहाँ थे हम? तो ये जो फ्री कल्चर डेवलप होता है समवन सोसाइटी में, ये इनके यूनिक फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी को दिया जाता है। ठीक है, और उनका कल्चर इतना फ्री है कि वो अपने वैल्यू सिस्टम्स को भी चूज कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? दे हैव द चॉइस टू सेलेक्ट देयर वैल्यू सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। इन एवरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, हर एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में पीपल हैव टू चूज विच वन टू फॉलो। आज समाज में लोगों के पास है ना कि आपको कौन सा वैल्यू सिस्टम फॉलो करना है, इतना फ्रीडम तो है। बट देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, वहां पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप देखो जो वो सोसाइटी है ना, आप वैल्यू सिस्टम को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कुछ कुछ इवेंट्स को उठा भी सकते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं भी उठा सकते हैं, वो बहुत फ्रीडम है। यहाँ पे आपको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कुछ वैल्यू सिस्टम से आपको इंटैक्ट रहना पड़ेगा, और नहीं भी है तो आप इनके अपोजिट या फिर कुछ और कल्चर्स में अपने आप को इंटैक्ट रखेंगे। ये क्या है समझ में आएगा, बस अभी इतना ध्यान रखना, एक वैल्यू सिस्टम की चॉइस जो है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बहुत फ्रीडमली गिवन है और दूसरे पर्टिकुलर सोसाइटी में इतना फ्रीडम नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उनकी पर्सनैलिटी और इस मॉडर्न सोसाइटी के पर्सनैलिटी के में जो डिफरेंस है वो उजागर करने की बात हो रही है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, समवन कल्चर जो है फ्रीडम को डिपिक्ट कर रहा है, फ्रीडम को डिपिक्ट कर रहा है। नो चॉइस ऑफ वैल्यूज, सेम कोड ऑफ मॉरल्स, जो मॉरल्स जो हैं उनके जो बेसिक सिस्टम है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो जो बेसिक लाइन है मॉरल्स की वो सेम है, और वैल्यू में कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, मतलब कोई आपके पास वही नहीं है कि मतलब नो चॉइस ऑफ वैल्यूज, मतलब आपको कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम को पकड़ के चलना है। ठीक है, और ये मेजरली डिपिक्ट कर रहा है फ्रीडम को, जिससे समवन सोसाइटी की जो पर्सनैलिटी है वो एक यूनिक वे में मोल्ड हो रही है। ये मार्गरेट मीड ने दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यूएसए की बात करता हूं, ध्यान से समझो, समझ में आएगा। यूएसए की जो सोसाइटी है वो हेट्रोजिनस सोसाइटी है। अब हेट्रोजिनस सोसाइटी है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे खूब सारे इमिग्रेंट्स आए हैं। अब इमिग्रेंट्स आए तो उनका खुद का कुछ ना कुछ कल्चर होगा कल्चर। जैसे एक इंडियन फैमिली कहाँ पे गई? यूएसए में गई, तो उसका अपना एक इंडियन कल्चर है। तो वहां पे जो इंडियन बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या है? एक घर है जिसमें वो फैमिली है, जिसमें वो सोशलाइज हो रहे हैं। अब फैमिली जो सोशलाइज करेगी उनको, वो अपनी सोशल वैल्यूज के हिसाब से सोशलाइज करेगी, क्योंकि उनका जीवन इंडिया में बीता है और उनका सोशलाइजेशन उस वे में हुआ है, तो वही पास ऑन करने की कोशिश करेगी। तो एक वैल्यू सिस्टम यहां से जनरेट होगा उस बच्चे के अंदर। इतना समझ में आया? अब वही बच्चा पढ़ने के लिए अमेरिकन स्कूल में जाएगा। अब वहां पे अमेरिकन स्कूल में उसके साथ के बच्चे, उसका जो स्कूलिंग जो होगी वो अलग वैल्यू सिस्टम बना रहा होगा। तो एक बच्चे के अंदर दो वैल्यू सिस्टम जनरेट होंगे। तो अब उस बच्चे के अंदर वैल्यू सिस्टम्स की लड़ाई होगी, और ये वैल्यू सिस्टम्स जो है उसको यूनिफॉर्म पर्सनैलिटी देने में दिक्कत कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज होती है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आप उसकी चॉइस आप जो है अपने वैल्यू सिस्टम को इंटीग्रेटेड रखते हैं, सिंगल रखते हैं। आप अपने मन में कुछ विचारों के जरिए अपने वैल्यू सिस्टम को मतलब बहुत ही इंटीग्रेटेड रखते हैं और क्लियर रखते हैं, तब आपकी एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनेगी। बशर्ते वो वैल्यू सिस्टम आज के समाज या फिर जिस समाज में आप ग्रेट बनना चाहते हैं वो उसके अनुकूल होने चाहिए। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, समवन सोसाइटी में कोई चॉइस वाइज नहीं थी। ठीक है, तो बहुत फ्रीली चीजें थी, तो कोई मॉरल कोई इमोरल कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, जो सेम कोड है मॉरल्स का वो तो था, बेसिक जो था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये है फ्रीडम की असली डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है? जो हम आजादी की बात करते हैं, और इनकी इस फॉर्म की आजादी से एक यूनिक फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी बन रही है, जिसको ये दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोजिनस कल्चर इन स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट द होमोजिनस कल्चर, जो होमोजिनस कल्चर है कहाँ पे? जो समवन सोसाइटी है, एक ही तरह के लोग रह रहे हैं ना, एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट। स्ट्रेस फ्री क्यों? क्योंकि फ्रीडम है। द पर्सनैलिटी ऑफ समवन बॉयज एंड गर्ल्स आर स्ट्रेस फ्री। ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स बिकॉज ऑफ हेट्रोजिनस कल्चर एंड कंफ्लिक्ट ऑफ चॉइस ऑफ वैल्यूज, यही तो मैंने बोला, सो दियर पर्सनैलिटी आर कंफ्लिक्ट रिडन। इसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी जो है वो कंफ्लिक्ट रिडन हो जाती है। याद रखना, एक सोसाइटी, एक कल्चर, एक वैल्यू सिस्टम, एक सोशलाइजेशन और एक पर्सनैलिटी बनता है। अगर आपके वैल्यू सिस्टम डिफर कर गए और सोशलाइजेशन उस प्रोसेस में डिफर कर गया, मतलब एक इंसान के अंदर दो सोशलाइजेशन हो रहे हैं ना, एक घर पे और स्कूल में, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे यूनिफॉर्म मिल जाएगी? या फिर उसकी पर्सनैलिटी एक सिंगल हैंडेडली आपको कैसे मिलेगी? वो बाइपोलर इंसान मिल सकता है, आपको मिक्स वर्जन मिल सकता है। ठीक है, यही सब पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये डायग्राम देखिए काफी सही बना हुआ है। हेट्रोजिनस सोसाइटी दिखाई है, यूएसए में इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पे डिबेट है नेटिव कल्चर्स वर्सेस इंडिजिनस कल्चर की, और एक डिबेट है होम वर्सेस आउटसाइड की। होम में कौन सा सोशलाइजेशन है, इंडियन कल्चर का, और आउटसाइड में अमेरिकन वैल्यूज का, अमेरिकन कल्चर का। अब देखो, चिल्ड्रंस और स्टूडेंट अंडर स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस पर रहते हैं, वेदर टू फॉलो इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर। ठीक है, अब इनके बाद की जनरेशन तो अपने आप को क्लियर करेगी, लेकिन यहाँ पे जो इमीडिएट जनरेशन है, जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडियंस रहे हैं, इंडियन सोशलाइज रहे हैं, और वो बच्चे अमेरिका में आके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी आगे की जिंदगी को देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो आपने यहाँ पे इथनोलॉजी किया है ना, ये अमेरिकन सोसाइटी और समोअन सोसाइटी, इसमें डिपिक्शन बस इतना ही है कि आपने कहाँ कितना फ्रीडम दिया है। वहां पे जो है वैल्यू सिस्टम जो है यूनिफॉर्मली बन रहा है। ठीक है, इतनी चॉइस है कि लोग जो हैं अपनी सोसाइटी के बेसिक मॉरल्स के हिसाब से फ्रीली एक वैल्यू सिस्टम में अडेप्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, और उनका वैल्यू सिस्टम ही फ्रीडम है, जिसके हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी मोल्ड हो रही है एक पर्टिकुलर वे में। ठीक है, जिसमें फ्रीडम एक बड़ा टर्म है, यहाँ पे वो फ्रीडम है नहीं। यहाँ पे इंसान लड़ाई करेगा, उसके मन में वैल्यू सिस्टम्स की लड़ाई होगी। ठीक है, जिसके जरिए उसकी पर्सनैलिटी एक यूनिक पर्सनैलिटी नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दोनों जगह हो सकती है, दोनों जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर मोटे मोटे तौर पे एक सोसाइटी को देखें तो वो किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है, ये मार्गरेट मीड ने दिखाने की कोशिश करी। तो सीएसपी का कॉन्सेप्ट डालना, एक सोसाइटी, एक कल्चर, एक सोशलाइजेशन वे और एक पर्सनैलिटी, बीच में वैल्यू सिस्टम डालना। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। वन नीड टू अडेप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर कल्चर। एक पर्टिकुलर कल्चर में इंसान को अडेप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, चूज पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम, और एक वैल्यू सिस्टम में अडेप्ट करने की भी जरूरत है। इसी को बोलते हैं यूनिक पर्सनैलिटी। समझ में आ जाए ऐसा इंसान, इसी को बोलते हैं यूनिक पर्सनैलिटी। देखो, वही इंसान समझ में आएगा आपको जिसकी पर्सनैलिटी जो है एक बेसिक वैल्यू सिस्टम, एक यूनिफॉर्म और एक इंटैक्ट और इंटीग्रेटेड वैल्यू सिस्टम, जो किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज ना हो। ठीक है, ऐसा वैल्यू सिस्टम उसके पर्सनैलिटी के पीछे होना चाहिए। क्लियर है? अगर किसी एक इंसान की पर्सनैलिटी के पीछे ऐसा वैल्यू सिस्टम है जिसको खुद नहीं पता कि उसके लिए मॉरल और इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, क्या वो ऑनेस्टी, क्या वो एम्पैथी, क्या वो सिंपैथी, इन सबको वो अपना वैल्यू समझता है। ठीक है, होते हैं ना कई बार, आप लोगों के अंदर भी मतभेद हो जाएंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि कहीं इतना सारा पैसा पड़ा मिल जाए, ठीक है, आप पुलिस को रिपोर्ट करोगे, इस तरह की केस स्टडीज बनती हैं, या फिर आप वो पैसा रख लोगे, तो आपके मन में जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो कितने इंटैक्ट हैं, आपके लिए ऑनेस्टी कितनी बड़ी बात है। ठीक है, पड़ी हुई चीज नहीं उठाना आपके लिए कितनी बड़ी बात है। ये कुछ बेसिक चीजें एथिक्स में पढ़ते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं। उससे आपका जो मॉरल कैरेक्टर है, फिर एथिकल कैरेक्टर है, या फिर जो बेंट ऑफ माइंड है, या फिर जो पर्सनैलिटी है, वो डिपिक्ट होती है। यही दिखाने की कोशिश है मार्गरेट मीड की। अब ये लोग क्या करते हैं, ये एक सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उसके कल्चर के जरिए एक पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उसके वे में ये उस सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम पे फोकस कर जाते हैं। ठीक है, समोन सोसाइटी में वो वैल्यू सिस्टम फ्रीडम है, हमारी सोसाइटीज में वो वैल्यू सिस्टम कुछ और हो सकता है। हर सोसाइटी वाइज ये वैल्यू सिस्टम बदल जाता है, और ये वैल्यू सिस्टम उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से है। किसी कल्चर में जो भगवान है बोंगा ओरा हो सकते हैं, और उनका वैल्यू सिस्टम बोंगा ओरा के हिसाब से घूमेगा। किसी कल्चर में उनका भगवान गोसाइन उनके वैल्यू सिस्टम को पावर दे रहा है या डिपिक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो ट्राइबल आदमी होता है, वो जो ट्राइबल आदमी मुंडा ओराव बिरहोर होता है, उनके जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वैल्यू सिस्टम्स बनते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि 90% जो कल्चर होता है ना, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो यही होता है। इनका जो वैल्यू सिस्टम बनता है, इनकी पर्सनैलिटी अलग वे में मोल्ड होती है। ठीक है, कितना ही लालच ये लोग देते हैं जो आउटसाइडर्स आते हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें नहीं फंसते हैं, ट्राइबल्स वगैरह। ठीक है, नहीं फंसते हैं ना, अपनी खुद की जो जिंदगी वो जी रहे हैं, उसी को जीते आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि बॉन्डेड लेवल में ट्राइबल्स बहुत फंस जाते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न जो विलेज और ये जो कास्टेड सोसाइटीज हैं, यहाँ पे इतना लोग नहीं फंसते हैं। उसका रीजन ये है कि उनका वैल्यू सिस्टम इस तरीके से है कि वो किसी का उधार नहीं रख सकते अपनी जिंदगी में। ठीक है, वो ये मानते हैं कई सोसाइटीज में कि भगवान, जो उनके भगवान है, इष्ट देव हैं, या फिर उनका टोटम है, ठीक है, जैसे बोंगा और हो गए, गोसाइन हो गए, ये सब जो है ये आपका जो आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह का वैल्यू सिस्टम उनके अंदर है। तो अगर कोई इनको लोन दे देता है तो उसका कर्ज चुकाने के लिए वो अपनी जिंदगी दे देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। तो यही तो एक यूनिक वे ऑफ पर्सनैलिटी है जिसको हमें डिपिक्ट करना है।
ट्राइबल्स की पर्सनैलिटी और मॉडर्न सोसाइटी की पर्सनैलिटी में काफी डिफरेंस है। इंसान तो सब हैं, ठीक है, पर जो डिपिक्शन है पर्सनैलिटी का वो वैल्यू सिस्टम गाइड करता है। इतना समझ में आया? यही तो ढूंढ रहा है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्राइबल जंगलों में। जो 90% की मैं बात कर रहा हूं, जो कल्चर उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा है, जो इनकी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है, इनके कल्चर्स को दिखा रहा है, ठीक है। जो 90% कल्चर है वो आज का जो दिखने वाला कल्चर है वो दिखाता है, और इन्हीं से इनकी पर्सनैलिटीज मोल्ड होती हैं, ठीक है। कई सारी ट्राइबल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे अगर ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात सुनना स्टार्ट कर देगी। यही तो पेपर टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी चिल्ला चिल्ला के बोलता है। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीपल शुड नेवर बी कंफ्यूज विद द चॉइस ऑफ वैल्यू सिस्टम, जैसे मैंने बताया। अदरवाइज ये पर्सनैलिटी में शो डिफरेंट फेसेस और डिफरेंट डायमेंशंस। आप हर किसी इंसान को ये बोला जाता है कि एक यूनिक पर्सनैलिटी रखो, ठीक है, अपने वैल्यू सिस्टम्स को इंटैक्ट रखो, ठीक है। पंक्चुअलिटी हो गया, जो बोल दिया वो करना ही करना है, इस तरह की चीजें रखो, ठीक है। इसी से आपकी पर्सनैलिटी बनती है और इसी से इंसान ग्रेट बनते हैं। हर किसी को ग्रेट बनना है, हर किसी को गुड बनना है। बात समझ में आ रही है? कई बार ये चीज मॉरल सिस्टम में नहीं होती है, ग्रेट बनना, गुड बनना। ये इंसान खुद अपने मन को शांति के लिए करता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। तो ये अलग फॉर्म की पर्सनैलिटी है। बस आपके मोटे मोटे तौर पे वैल्यू सिस्टम ही आपकी पर्सनैलिटी को गाइड करते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? CSP याद करो, वैल्यू सिस्टम याद रखो, पर्सनैलिटी याद रखो, काम हो गया अब तक का। कोई दिक्कत? चलिए, ऑल्सो रिमेंबर पर्सन्स विद स्ट्रॉन्ग personality have always opted with a particular value system and whole their life they have never compromised with them under any circumstances, like Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बात समझ आ रही है? दिस एटीट्यूड्स, सुभाष चंद्र बोस, दिस एटीट्यूड्स मेक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन ह्यूमंस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो ये बातें जो बोली अभी तक मैंने, ये सब मार्गरेट मीड की किताब से निकली हुई, ये बुक्स वो की किताब से निकली हुई बातें हैं। तो ये मार्गरेट मीड बोल रही थी अब तक, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है, बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कल्चर पर्सनैलिटी के बिल्कुल सेंट्रल में रहती हैं, और ये रिनोड हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा काम किया है। ये इतना बड़ा नाम है एंथ्रोपोलॉजी में, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में, कि कल्चरल रिलेटिविज्म में एक्चुअली ये फ्रांस बोस की स्टूडेंट रही हैं, ठीक है। तो इनका जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव रहा है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रहा है। काफ़ी बारीक वाली चीज़ें इन्होंने निकाली हैं रूथ बेनेडिक्ट ने। अब आप नेशनल कैरेक्टर पढ़ेंगे ना, इस पर क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का, ये भी रूथ बेनेडिक्ट ने किया था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं रूथ बेनेडिक्ट ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चर के टूल्स निकाल के गई हैं, ठीक है, जिससे आप जो है किसी समाज के लोगों को देखकर उनकी पर्सनैलिटी, उनकी यूनिफॉर्म कल्चरल ट्रेड्स को, जो उनकी पर्सनैलिटी को गाइड करता है, वो निकाल पा रहे हैं, ठीक है। साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक टेक्निक्स, इनका इस्तेमाल करके, ठीक है, ये लोग मेजर तौर पे एक सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का कल्चर उनकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। रूथ बेनेडिक्ट सही में बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 15 नंबर का ना बने तो बेकार है क्वेश्चन इनके ऊपर, ठीक है। चलिए, इनकी एक किताबें लिखनी जरूरी है, पैटर्न ऑफ कल्चर 1934। अब पैटर्न ऑफ कल्चर तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कई बार जो है पैटर्न ऑफ कल्चर आता जरूर है, लोग लिखते हैं दबा दबा के पैटर्न ऑफ कल्चर, पर ये नहीं लिखेंगे कि ये रूथ बेनेडिक्ट की किताब है और ये कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट का है, ठीक है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो इन हर बुक पैटर्न ऑफ कल्चर जो 1934 में लिखी गई थी, रूथ बेनेडिक्ट प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न ऑफ कल्चर। देखो, रूथ बेनेडिक्ट ने काफी सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। सबसे पहला पैटर्न ऑफ कल्चर दिया है, दूसरा दिया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर, तीसरा दिया है आइडियल पर्सनैलिटी टाइप, आइडियल पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन्होंने, रूथ बेनेडिक्ट ने। तो ये 10-10 नंबर के बनते हैं। अगर रूथ बेनेडिक्ट के बारे में है तो ये तीनों डालना है। क्या क्या? पैटर्न ऑफ कल्चर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर और आइडियल पर्सनैलिटी टाइप। सबसे पहले इनर बुक पैटर्न ऑफ कल्चर 1934। रूथ बेनेडिक्ट प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न ऑफ कल्चर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक। देखो, ये पैटर्न ऑफ कल्चर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है कि ये काफी लोगों ने पढ़ी, ठीक है। अमेरिका में काफी लोगों ने इस किताब को पढ़ा, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह, ठीक है। फिर लोगों की डिमांड से सरकार ने क्या किया, कुछ न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसमें इस किताब की एक्चुअल कॉपियों को छपवाया, ठीक है। पूरी किताब छपवा दी अखबार के फॉर्म में, ठीक है, और लोग उसको पढ़े लोगों की डिमांड पर, ठीक है। इससे समाज में सॉलिडेरिटी आए
कल्चरल रिलेटिविज्म प्रमोट हो, पैटर्न्स ऑफ कल्चर की जो बात कर रहे हैं ना, समाज में टॉलरेंस आए, ठीक है। वहां पर पहले उस समय भाई रेसिज्म की बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है अमेरिका में, और अभी भी चल रही है, अभी जो रिसेंट में केस हुआ, ठीक है। तो 1934 ये वो समय था जब रेसिज्म पीक पे था, ठीक है। उस समय इस तरह की जो काम ये लोग कर रहे थे ना समाज में टॉलरेंस लाने के लिए, ठीक है। आज तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग पढ़ के निकल जाएंगे, पर 1934 के अमेरिका को समझिए। तो रूथ बेनेडिक्ट का ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और आज भी ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आप आज के टाइम पे लिखेंगे तो इनका सिग्निफिकेंस आज के परिप्रेक्ष्य में डालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द वर्ल्ड, एंथ्रोपोलॉजी। Major articles and paraphrases of this book decorated the world anthropological magazines across time and space. समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? This book was totally published in a newspaper. This was the esteem of this lady anthropologist. इस तरह का रिपोर्ट था रूथ बेनेडिक्ट का, ठीक है। चलिए, बाय पैटर्न ऑफ कल्चर वो क्या बोलना चाह रही थी? पैटर्न ऑफ कल्चर क्या था? देखो, इनका ये बोलना था, पैटर्न ऑफ कल्चर रिफ्लेक्ट्स टू यूनिक अरेंजमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेट्स कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटीग्रेटेड कल्चरल होल। देखो, ये बोलती हैं कि एक सोसाइटी में जो कल्चर्स होते हैं आप उनको अलग अलग करके मत देखिए। हर एक सोसाइटी के खूब सारे डायमेंशन होते हैं। जैसे एक रिलीजन, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसका डायमेंशन है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, बहुत सारे मैरिज, ठीक है, किनशिप, सोशल स्ट्रक्चर, खूब सारे डायमेंशन हैं। उस डायमेंशंस में जो कल्चरल ट्रेट्स होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। अगर आप उस कल्चरल ट्रेट को अलग करके देखेंगे तो आपको वो मीनिंगलेस दिखेगी, लेकिन अगर आपको उसको समझना है तो पूरी सोसाइटी के सारे कल्चरल ट्रेट्स का इंटीग्रेशन समझिए कि वो कल्चरल ट्रेट एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब जैसे गोसाइन है, ठीक है, गोसाइन जो है एक समाज में गोसाइन की पूजा की जाती है। अब वो गोसाइन की पूजा समाज में हर डायमेंशन में की जाती है, खेती बाड़ी करने में, ठीक है, अच्छा कोई फेस्टिवल है वहां पूजा करने में, मार्केट इकोनॉमी में, बात समझ में आ रही है, कहीं बाहर जा रहे हैं तब करना है, बच्चा पैदा हुआ तब करना है, ठीक है, शादी हो रही है तब करना है। तो गोसाइन का जो एग्जिस्टेंस है आप उस समाज के कल्चर्स में इंटीग्रेट करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा उस समाज का यूनिक कल्चरल पैटर्न जो है वो कितना रेलिवेंट है। अगर हम उस कल्चरल ट्रेट को इंपॉर्टेंस दें और उस कल्चरल ट्रेट को आप अलग से मत देखिए। इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट थिंग, यू हैव टू बी, अगर आपको उस कल्चरल ट्रेट का रेलिवेंस देखना है तो आप इंटीग्रेटेड कल्चरल होल में देखिए, और यही कल्चरल पैटर्न है। डिफरेंट सोसाइटीज में अलग अलग कल्चर्स हैं और उन कल्चर्स के अंदर अलग अलग कल्चरल ट्रेट्स हैं जो आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, जिसके चक्कर में जो कल्चर्स बनते हैं उनका एग्जिस्टेंस कितना रेलिवेंट है ये दिखाने की कोशिश की है रूथ बेनेडिक्ट ने। इतना समझ में आया? अब हम क्लियर करते हैं। Patterns of culture refers to unique arrangement of cultural traits constituting an integrated cultural whole, ठीक है। एग्जाम्पल की बात है, जैसे सपोज करो हीरो होंडा की मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये क्या इसका हीरो होंडा मोटरसाइकिल का जो पार्ट है क्या आप स्कूटी के पार्ट में जोड़ सकते हैं? क्या हीरो होंडा की जो सीट है आप स्कूटी एक्टिवा में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। वैसे ही ये बता रहे हैं कि अगर दो कल्चर्स हैं, दो सोसाइटीज हैं, तो एक सोसाइटी का एक कल्चरल ट्रेट दूसरी सोसाइटी के कल्चर में आप नहीं जोड़ सकते, वो इररेलेवेंट है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का कल्चरल ट्रेट देखना है तो आप उस सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उस सोसाइटी में देखिए कि जो कल्चरल ट्रेट्स आपस में किस तरीके से इंटीग्रेटेड है, एज अ होल आप समझिए, फिर आप कल्चरल पैटर्न को समझेंगे। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक कल्चर ट्रेट को यहां से उठा के उस सोसाइटी में डाल दिया, इसका उठा के उसमें डाल दिया, उसका उठा के इसमें डाल दिया, फिर आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन की। जैसे ब्लैक वर्सेस व्हाइट की बात है, तो आप व्हाइट के कल्चर को उठा के ब्लैक सोसाइटीज में नहीं लगा सकते हो, उनका अपना है, इनका अपना है, और दोनों ही रेलिवेंट हैं, तो दोनों में टॉलरेंस लेके आओ, ठीक है, दोनों के कल्चर को रिस्पेक्ट दो, दोनों के कल्चर को रेलिवेंस दो, ये समझने की कोशिश है, ठीक है। तो डिफरेंट सोसाइटीज के कल्चर्स अलग अलग होते हैं, उनके कल्चरल ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी कल्चरल ट्रेट्स अलग अलग हैं, ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे एक कल्चरल ट्रेट को उठा के दूसरे कल्चर में नहीं डालेंगे और फिर उसका रेलिवेंस नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि जो कल्चरल ट्रेट आपने उठा के डाला है उस कल्चरल ट्रेट का अपना सिग्निफिकेंस है अपनी सोसाइटी में, ठीक है, जिससे उस सोसाइटी का हर एक डायमेंशन इंटरलिंक्ड है उस कल्चरल ट्रेट की वजह से। जैसे गोसाइन की पूजा इस कल्चरल ट्रेट में होती है, इस कल्चर में होती है, तो इस सोसाइटी में बोंगाओरा की होती है, तो गोसाइन की पूजा इस सोसाइटी के लोग नहीं करेंगे और बोंगाओरा की इस सोसाइटी के लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि गोसाइन जो है इनकी हर एक डायमेंशन, यहाँ के लोगों की, इस सोसाइटी के हर एक लोग की डायमेंशन की लाइफ को, हर एक लाइफ की डायमेंशन को वो प्रभावित कर रहा है, ठीक है। बोंगाओरा इसकी कर रहा है, गोसाइन अगर इसकी कर रहा है तो
आप गॉड्स का इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर आप कोई भी कल्चर, खल्लू हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस हो गई, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका बस सीधा सीधा यही डिपिक्शन था कि आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर की तरफ नहीं बढ़ देंगे। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट देना है कल्चर्स को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैन द पार्ट्स ऑफ हीरो होंडा मोटरसाइकिल गेट फिट्स इन द सोसाइटी? नहीं। अब आगे सुनिए, द पार्ट्स ऑफ अ मोटरसाइकिल आर सो हार्मोनियसली अरेंज्ड दैट इट इज मेकिंग अ होल कल्चर। और उसी तरीके से जो एक सोसाइटी है उसमें कल्चर्स जो हैं, कल्चरल ट्रेट्स होते हैं, इतने हार्मोनियसली अरेंज होते हैं, तो उसका जो कल्चर होता है वो इतना बढ़िया डिपिक्ट कर जाता है जिससे वो सोसाइटी एज अ होल आप देख पाते हैं। सोसाइटी को कैसे देखते हैं हम और आप? उसके कल्चर के जरिए। अगर सोसाइटी में कल्चर नहीं हो तो आप सोसाइटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बस आपको एक पॉपुलेशन दिखेगी। ठीक है, इंडिया में जो लोग बटे हुए हैं ना, जो हम बात करते हैं, ठीक है, हम बटे हुए हैं, वो उसको बटे हुए मत तौर पे देखिए, आप उन कल्चर्स को देखिए जिसने इंडिया को बनाया है। बात समझ में आ रही है? देखो, किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए हैं। या तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर लोग बटे हुए हैं, इंडिया के अंदर खूब बाउंड्रीज बनी हुई हैं, या फिर आप देखिए कि इंडिया के अंदर वो बाउंड्रीज मिलकर रह रही हैं। ठीक है, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रही हैं। ये उसकी दीवार साफ कर रहा है, ये इसकी दीवार साफ कर रहा है, इस तरह से देखिए। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया बटा हुआ है, इंडिया की हर एक दीवार को हमें तोड़नी है, और इस दीवार को तोड़ने के लिए हमें सारे कल्चर्स को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से देखिए कि हम हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे, हम सबको एकोमोडेट करेंगे और हम एक होकर रहेंगे। ठीक है, हम मुसलमान के साथ ईद भी बनाएंगे और मुसलमान हमारे साथ दिवाली भी बनाएगा, अगर दोनों का मैच कर रहा है तो। बात समझ में आ रही ना, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो यही चीज है। आप जो सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में एज अ अल्लाह गॉड को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और सेम वे में भगवान राम को आप मुस्लिम सोसाइटी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप मुस्लिम सोसाइटीज के लोग को हिंदुआइज नहीं कर सकते हैं, नहीं आप हिंदू सोसाइटी के लोग को इस्लामाइज करें। ठीक है, उनका रिलीजन कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। ये दिखाने की कोशिश बोली कि क्योंकि हर एक कल्चर यूनिक है। ठीक है, ये सब बकवास है। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ वन कल्चर आर सो हार्मोनियसली अरेंज्ड दैट दे फॉर्म्स अ कल्चरल होल। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़िए, नोट लिखा हुआ है। ये मैंने अमेरिकन सोसाइटी दिखाई है, इंडियन सोसाइटी है। अमेरिकन सोसाइटी के एक कल्चरल ट्रेट है, आपने वो इंट्रोड्यूस कर दी इंडियन सोसाइटी कल्चर में। क्या ये जो है कल्चरल ट्रेट इंडियन सोसाइटी में फिट होगी? ये इंडियन सोसाइटी पे डिपेंड करेगा वो कितना एक्सेप्टिंग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मेजर तौर पे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो ट्रेड सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगर हिंदू सोसाइटी में बोलें कि आपके रिलीजन में हम किसी और भगवान को लेके आएंगे बाहर से, तो क्या हिंदू सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी? क्या लॉर्ड शिवा के रिप्लेसमेंट को वो एक्सेप्ट करेगी? इस तरीके से देखिए। ठीक है, ये भी एक कल्चरल ट्रेट है। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको इन कल्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है, हमको कल्चर का ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, तो इसी को दिखा रहे हैं, यही है पैटर्न ऑफ कल्चर्स। ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज विद डिफरेंट कल्चर्स, और उन सोसाइटीज के अंदर जो कल्चरल ट्रेट्स हैं आपस में हार्मोनियसली अरेंज्ड है, जो इनके कल्चर्स को डिपिक्ट करते हैं और जिससे सोसाइटी की आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है। ठीक है, हमको इन सोसाइटीज में आपस में हार्मोनियस रिलेशन डेवलप करना है। वो किस फॉर्म में? वाया रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। ठीक है, ना कि इन कल्चर्स को हमें ट्रांसफर करना है। कल्चर्स को ट्रांसफर करेंगे तो आप क्या होगा? कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एवरी पार्ट हैज एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस विच इज टुगेदरली फॉर्मिंग अ कल्चरल होल। इस लॉजिक का इस्तेमाल करिए, आप सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन रूथ बेनेडिक्ट का। अब रूथ बेनेडिक्ट क्या कहना चाह रही है मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये नोट्स पढ़िए, उसके बाद जो मैं रीडिंग मटेरियल दे रहा हूं वो पढ़िए, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑल द कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ अ कल्चर आर हार्मोनियसली अरेंज्ड। ठीक है, जितने भी कल्चरल के एलिमेंट्स हैं सब हार्मोनियसली अरेंज हैं जिससे एक कल्चर बनता है। ये तो मैं बता चुका हूं। जैसे मैंने 3 डायग्राम बनाए, मुंडा का, ओरांव का और बिरहोर का। मुंडाओं का अपना कल्चरल एलिमेंट है, ओरांव का अपना कल्चरल एलिमेंट है और बिरहोर का अपना कल्चरल एलिमेंट है। ठीक है, अब वो कल्चरल एलिमेंट्स जो है जैसे मुंडा सोसाइटी में आपस में दिखाया किस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं, सब इंटीग्रेटेड हैं। किसी ना किसी फॉर्म में आप एक कल्चर को दूसरे कल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, और ये हार्मोनियसली हो रहा है, लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनका सोशल स्ट्रक्चर उस हिसाब से रीइंफोर्स है। ठीक है, और जो उनकी सोशल आइडेंटिटी है वो रीइंफोर्स्ड है। ठीक है, और वो इंटैक्ट है। ठीक है, उनके कल्चरल एलिमेंट्स के हार्मोनियस रिलेशन की वजह से कुछ लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप्ड हैं सोसाइटी के मेंबर्स में, जिसकी वजह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है।
ठीक है, और सोसाइटी की आइडेंटिटी कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, C1, C2, C3, C4 ये सब इंडिपेंडेंट हैं, ये दिखाए हैं सारे। ठीक है, ये सब मिलके कल्चरल होल बना रहे हैं और यही दर्शा रहा है पैटर्न ऑफ कल्चर को। जो कल्चरल होल्स बनेंगे ना खूब सारे, यही सब पैटर्न ऑफ कल्चर्स हैं। ठीक है, आपको इन कल्चरल एलिमेंट्स को डिफरेंट सोसाइटीज में नहीं घुमाना है, कोई ट्रांसफर नहीं करना है, जो जहां है वहीं सही है और वो अपना हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन कर रहा है, बस उसको मेंटेन रहने देना है। ये दिखाया रूथ बेनेडिक्ट ने। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। माले पहाड़िया की बात हो रही है। माले पहाड़िया में जो भगवान है वो गोसाइन है। तो गोसाइन का जो गॉड है, उनका जो गोसाइन की जो पूजा होती है वो फेस्टिवल्स में होती है, खल्लू कल्टीवेशन में होती है। खल्लू बोले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मेज जब उगाते हैं तब वो सबसे पहले गोसाइन को चढ़ाते हैं। जब वो मैरिज करते हैं, मीटिंग करने के लिए मैरिज करते हैं, ठीक है, तब वो गोसाइन की पूजा करते हैं। उनकी पॉलिटिकल लाइफ में गोसाइन की पूजा होती है। किस तरीके से? क्योंकि जो उनकी जहाँ पे मीटिंग होती है ना, पब्लिक मीटिंग, वो एक सेक्रेट सेंटर में होती है। जैसे पूरा गाँव है तो बीच में एक जगह होती है जहाँ पे लोग सब मिलते हैं, तो उस सेक्रेट सेंटर में ये माना जाता है कि गोसाइन का जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पर है। मतलब गोसाइन अगर आएगी, ठीक है, गोसाइन जो स्पिरिचुअल वर्ड से जो स्पिरिचुअल जो आत्मा है, गोसाइन जो है, जो पूरे सिस्टम को इंटैक्ट करके रखी हुई है, जो सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है वो गोसाइन की वजह से इंटैक्ट है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर गोसाइन आएगी तो किसी के घर नहीं जाएगी, वो कहाँ पहुंचेगी? वो पहुंचेगी उस सेक्रेट सेंटर में। तो वहीं पर ये लोग मिलते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। ठीक है, और ये थप्पा लगाते हैं कि ये गोसाइन की वजह से हुआ है। ठीक है, अपने हर एक एक्शन में गोसाइन को वो लेके आते हैं। तो उनकी सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है, कल्चर है, वो गोसाइन के इर्द गिर्द घूमता है। तो गोसाइन एक कल्चरल एलिमेंट है जिससे एक इंसान की जिंदगी, जो एक माले पहाड़िया की जिंदगी है, वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में उनके कल्चरल पैटर्न्स को डिपिक्ट कर रही है। और उनका कल्चर जो है उनकी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट कर रहा है और उनका सोशल आइडेंटिटी रीइंफोर्स हो रहा है, जिससे उनकी सोसाइटी कंटिन्यू हो रही है। इतना समझ में आया? यही काम है रूथ बेनेडिक्ट का, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। आपको एक सोसाइटी का कल्चरल होल दिखाना है और डिफरेंट सोसाइटी के जब आप कल्चरल होल दिखा देंगे तब आप बात करेंगे पैटर्न ऑफ कल्चर की। इतना क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद ये बोले कि जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जो मैं बोल चुका हूं, बस रीडिंग मार रहा हूं, ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड एंड वी कैन नॉट लुक देम इंडिपेंडेंटली। आप इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते। किसी भी सोसाइटी के कल्चर्स को आपको इकट्ठा करके देखना होगा। यू कैन नॉट वॉच देम इंडिपेंडेंटली बिकॉज दीज कल्चर्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड गिव सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग और सिग्निफिकेंस टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। सोसाइटी इज फॉर्मुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ दीज कल्चर्स। जो सोसाइटी बनती है वो इन कल्चर्स के इंटीग्रेशन की वजह से बनती है, जो ये पूरा कल्चरल होल बनाते हैं। और इसी कल्चरल होल को क्या बोलते हैं? पैटर्न ऑफ कल्चर। अब जैसे मुंडा सोसाइटी है, अब मुंडा सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम है, जो गोसाइन वाला जो माले पहाड़िया का होगा, वो उससे डिफर करेगा। तो उसका बिलीफ सिस्टम, उसका इकोनॉमिक लाइफ, उसका पॉलिटिकल लाइफ, उसका रूल ऑफ मैरिज और मीटिंग और फेस्टिवल कस्टम वो अलग होगा। तो वो उसका अलग कल्चरल होल बनेगा, वो उसका अलग पैटर्न ऑफ कल्चर बनेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, तो सोसाइटी अलग हो गई बिलीफ के चक्कर में, कस्टम्स के चक्कर में, कल्चर के चक्कर में। यही तो सोशल आइडेंटिटी है, इसी को तो इंटैक्ट रखना चाहता है समाज। अगर इस पे आप अगर प्रहार करेंगे, इस सिस्टम पे, इस बिलीफ सिस्टम पे जो मैं बात करता हूं ना, 90% की तो आप चिंता ही नहीं करते हैं, जिसके चक्कर में एक ट्राइबल टूट जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यही बात मैं करता हूं। ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी इसी चीज को एडवोकेट करता है। ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करने से पहले ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना जो रियल फील है ना सब्जेक्ट की वो आएगी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। द पैटर्न ऑफ कल्चर ऑफ ईच सोसाइटी डिफर फ्रॉम एवरी सोसाइटी। अब हर एक सोसाइटी का कल्चरल होल है वो अलग अलग है, तो जो पैटर्न्स ऑफ कल्चर बनेंगे वो भी डिफरेंट बनेंगे। दिस पैटर्न ऑफ कल्चर इज यूनिक अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। इसी को बोलते हैं यूनिक अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी सोसाइटी इज नोन और आइडेंटिफाइड बाई इट्स कल्चर विच आर यूनिक फॉर एवरी सोसाइटी। हर एक कल्चर यूनिक होता है ना, तभी तो सोसाइटी यूनिक होती है। यूनिक पर्सनैलिटी, CSP। क्लियर हुआ? हर एक सोसाइटी का कल्चर अलग है, उसके हिसाब से उसके मेंबर्स अपने आप को सोशलाइज करते हैं और एनकल्चर्ड होते हैं और उसके हिसाब से अपने वैल्यू सिस्टम्स डेवलप करते हैं, जिसके हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी बनती है। ये किसने बोला था? मार्गरेट मीड ने बोला था। रिवाइज हो गया? चलिए, तो हर एक सोसाइटी इज नोन और आइडेंटिफाइड बाई इट्स कल्चर विच आर यूनिक फॉर एवरी सोसाइटीज। The cultural whole of this society is formed by the harmonious relation of the cultural elements which have no independent existence of their own. This is pattern of culture. इसी को बोलते हैं pattern of culture. इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब एक टर्म और है कन्फिगरेशन ऑफ कल्चर। कई बार ये पैटर्न ऑफ कल्चर की जगह यूज करी जाती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया
तो आपको सेम चीजें डालनी है, बिल्कुल सेम डालना है। पैटर्न ऑफ कल्चर में जो भरा अब तक वही चीज आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर में डालनी है। तो मोर और लेस बिल्कुल बराबर है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर इज ऑल्सो इट रेफर्स टू यूनिक अरेंजमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स। यूनिक अरेंजमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स, आपको वो पैटर्न ऑफ कल्चर डिपिक्ट करना है। लिख भी देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, और सेम डायग्राम बनाइए, सब कुछ सेम रखिए। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर और पैटर्न ऑफ कल्चर आपने को समझ में आ गया, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमारे पास पैटर्न ऑफ कल्चर हो गया, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर हो गया, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली टर्म है वो है आइडियल पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है? व्हाट इज आइडियल पर्सनैलिटी टाइप? ठीक है, मैं दो चार चीजें यूज करूंगा। देखो, कई बार समाज में बोला जाता है ना, आप भी फेस करते होगे, उनका बेटा कितना अच्छा है, आइडियल। शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, ये आइडियल है, ठीक है? मतलब समाज चाहता है कि आप इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें, या फिर समाज चाहता है कि आपका वैल्यू सिस्टम, बेसिक वैल्यू सिस्टम ये रहे जिसके हिसाब से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आइडियल रहे, आप एक अच्छा इंसान बने समाज में, ये समाज चाहता है और समाज के लोग आपसे चाहते हैं, ठीक है? देखो, समाज जो है एक क्राइटेरिया तय करता है, ठीक है, जिसके तहत पे ये जज करा जाता है कि समाज के मेंबर्स अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है? हमको तो ये सब चीज बहुत बेकार लगती है जो आज की सोसाइटी है, लेकिन ये जो है ये सब क्या है, ये सब सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रख रहा है, सोशल आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहा है, बस इसको समझने की कोशिश है। तो आगे बढ़ते हैं, सुनिए अब। ईच सोसाइटी हैज मोर और लेस क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ गुड मैन और अ गुड वुमन। क्या चीज है जो एक इंसान को अच्छा बनाती है, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, ठीक है? तो एक अच्छा आदमी या अच्छी औरत ये क्या है, इसका आइडिया हर एक समाज देता है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस बना के। द काइंड ऑफ पर्सन एंड इंडिविजुअल ऑट टू बी इज डिसाइडेड बाय अ रेफरेंस लाइन जनरेटेड, जो आपको दिखेगी नहीं, इट इज जनरेटेड, और ये मानी जाती है ये सोसाइटी के अंदर है, ठीक है? आप उस लाइन को टच करेंगे तो आप गुड हैं, अगर आप उस लाइन के काफी नीचे हैं तो आप बैड हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? वैसे आम जो हम लोग हैं इनको फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, पर समाज जज करता है, ठीक है? जो रिश्तेदार है ना, पूछते ना नंबर कितने आए, ये सब क्या है, वो सब क्या है, यहाँ लड़की के साथ देख लिया, ये सिगरेट पी रहा है, ये दारू पी रहा है, ठीक है? ये सब समाज के एलिमेंट्स हैं जो आपको अच्छा बना रहे हैं या बुरा बना रहे हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन फॉर बीइंग गुड इज डिसाइडेड बाय दैट सोसाइटी, दिस इज आइडियल पर्सनैलिटी। तो कोई भी इंसान के जो कैरेक्टरिस्टिक जो गुड बनाते हैं उस सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि वो सोसाइटी डिसाइड करती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है एक सोसाइटी के लिए चोरी करना अच्छा है, दूसरी सोसाइटी के लिए बेकार है, तो जो अच्छा चोर है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए तो वहां पे वो गुड पर्सन है, और इस सोसाइटी के लिए वो बैड पर्सन है। दारू पीना एक सोसाइटी में अच्छा कल्चरल ट्रेट है, तो एक जो शराबी है वो गुड पर्सन है इस सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी के लिए वो बैड है। तो कल्चर्स, सोसाइटी के कल्चर्स ही ये रेफरेंस लाइन बनाते हैं जिसके हिसाब से सोसाइटी के मेंबर्स अपनी पर्सनैलिटी को आइडियल बनाते हैं। आइडियल पर्सनैलिटी टाइप ही उसकी कैटेगराइजेशन है, ठीक है? उनका बेटा कितना अच्छा है या फिर शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, ये जो मैं रेफरेंस लाइन बता रहा हूं कितना अच्छा है, ये कौन बनाया है? ये समाज बनाया है, ठीक है? गुड मैन, गुड वुमन, गुड बॉय, गुड इविल, ये सब, ठीक है? क्या है गुड गर्ल, ये गुड बैड क्या है, ये समाज बनाता है। इन रूथ बेनेडिक्ट एनालिसिस, अब रूथ बेनेडिक्ट एनालाइज करेंगी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा है तो रिवॉर्ड देंगे, बेकार है तो पनिश करेंगे। तो ये रूथ बेनेडिक्ट का रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला प्रिंसिपल है जो दिखाएगा। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोल्डिंग ऑल इंडिविजुअल्स इन द इमेज ऑफ आइडियल्स। देखो, रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है ये क्या करता है, अगर कोई समाज में आप अच्छा काम करेंगे तो समाज आपको रिवॉर्ड देता है, आपको रिकॉग्नाइजेशन देता है, तो आप जो है आइडियल पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे समाज में तो समाज आपको करेक्ट करेगा, आपको पनिशमेंट देगा, ठीक है? तब भी आप एक आइडियल पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है बाय रिवॉर्ड, या फिर आपको वो काम करने से रोका जा रहा है, या फिर उसको करेक्ट करा जा रहा है बाय पनिशमेंट। तो आप जो है एक रेफरेंस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज आइडियल पर्सनैलिटी लाइन विच इज डिजाइन्ड बाय अ सोसाइटी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा। वन हु अप्रोक्सीमेट्स द आइडियल्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, जो लगभग नजदीक पहुंच जाता है रेफरेंस लाइन के, तो यही जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल है सोसाइटी में, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल है कि वो अच्छा लड़का है या अच्छा बुरा लड़का है। इतना क्लियर हुआ? देखो आगे बढ़ते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ मेजोरिटी, अब सोसाइटी में क्या अच्छा है, जो मेजोरिटी ऑफ लोगों की आइडियल पर्सनैलिटी होगी ना, जो मेजोरिटी ऑफ लोग एक सोसाइटी में आइडियल पर्सनैलिटी लेके चल रहे हैं,
ठीक है, एक आइडियल वैल्यू सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसके हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो वो अच्छा है। समाज के ज्यादातर लोग कैसे हैं? ऑब्वियसली एक समाज है किसी पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहा है और वो अच्छे तरीके से रह रहा है, तो समाज में जो मैक्सिमम लोग हैं वो हार्मोनियसली रह रहे होंगे, ठीक है, तो वो एक आइडियल पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर रहे होंगे। समाज में 50-55% लोग तो हार्मोनियसली रह रहे होंगे ना कल्चर्स को फॉलो करके, तो वही तो आइडियल पर्सनैलिटी है। अब इसको यहाँ ऐसे मत समझना कि अच्छे नंबर लाना, ठीक है, या फिर डॉक्टर बन जाना, आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, ये अच्छा है। नहीं, अभी हम वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो आगे जाके वो कल्चरल मटेरियलिज्म का बात है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी में एक कल्चर के जरिए वो खींची हुई लाइन को देख रहे हैं जिसमें समाज के मैक्सिमम लोग फिट करते हैं, और वही आइडियल पर्सनैलिटी टाइप है समाज की। इतना क्लियर हुआ? पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जो मैं दिया है मैंने आपको। द पर्सनैलिटी ऑफ द मेजोरिटी इन एनी सोसाइटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियल पर्सनैलिटी टाइप ऑफ दैट सोसाइटी। अब इन हर बुक पैटर्न ऑफ कल्चर 1934 में लिखी है, किसने? रूथ बेनेडिक्ट ने। शी डिस्क्राइब दो तरह के उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्सनैलिटी बताई हैं। एक बताइए डायनोसियन एंड अपोलोनियन। इसको रट लो भाई, इसको रट लो, डायनोसियन एंड अपोलोनियन, डायनोसियन एंड अपोलोनियन, डायनोसियन एंड अपोलोनियन। देखो, डायनोसियन एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बहुत अशांत होता है, एकदम बहुत अशांत है, मतलब काफी चीज एक्सेस में करने की, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लो, एकदम अशांत आदमी। और अपोलियन एकदम शांति, पेशेंस, इस तरह का आदमी। इतना समझ में आ गया? तो अगर मैं इम्पेशेंट बंदे को देखूंगा तो बोलूंगा यार ये तो डायनोसियन पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। अगर मैं देखूंगा बहुत पेशेंट है, बहुत समझदारी से काम कर रहा है, तो बोलूंगा ये अपोलियन बंदा है, अपोलोनियन बंदा है। क्लियर हुआ? ये दो पर्सनैलिटी दिखाई किसने? रूथ बेनेडिक्ट ने। अब आगे बढ़ते हैं। रूथ बेनेडिक्ट किसकी स्टूडेंट थी? फ्रांस बोस की। और फ्रांस बोस ने किस पे फील्ड वर्क किया था? कॉर्टिकल इंडियन पे किया था ना, किया था कॉर्टिकल इंडियन पे। तो कॉर्टिकल इंडियन फ्रांस बोस ने और कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे बताओ जरा? सब पढ़ा है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म और हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म और फील्ड वर्क। समझ में आ रहा है? सब याद हो जाएगा, आपने कराया तो अच्छे से, ठीक है, सब बता चुके हैं। चलिए, तो इन्होंने जो फील्ड वर्क किया था वो किया था कॉर्टिकल इंडियन में। तो कॉर्टिकल इंडिया का जब वो फील्ड वर्क कर रहे थे तो उस कॉर्टिकल इंडियन का जो डाटा है उसका इस्तेमाल किया था किसने? रूथ बेनेडिक्ट ने, अपने कल्चरल पर्सनैलिटी के स्कूल में काम करने के लिए। क्लियर हो गया? अब याद रखना, ये भी अमेरिकन स्कूल में बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी स्टूडेंट हैं, रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। अब जो कॉर्टिकल इंडियन है उसी में वो पर्सनैलिटी स्कूल में वर्क की अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज टीचर, और फ्रांस बोस के अंडर वो गाइडेंस के अंदर वो पर्सनैलिटी स्कूल में काम कर रही थी। और हु वॉज अ डिफ्यूजनिस्ट। देखो, फ्रांस बोस डिफ्यूजनिस्ट थे और ये कौन है? ये कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल की मेंबर हैं, ये स्कूल को बना रही हैं। देखो, फ्रांस बोस जो डिफ्यूजनिस्ट बंदा है, जिसने डिफ्यूजनिज्म के अंदर काम किया है, उसकी स्टूडेंट एक नया स्कूल बना के जा रही है। अब ये मत समझना गाइडेंस फ्रांस बोस ने इनको कल्चर पर्सनैलिटी में दी है, नहीं, गाइडेंस वो अपने काम में दे रहे थे, फील्ड वर्क में। अब उस काम से किस तरीके से उन्होंने कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल को डेवलप किया है वो अलग कहानी है। तो रूथ बेनेडिक्ट का नाम कल्चर पर्सनैलिटी में है, फ्रांस बोस का काम डिफ्यूजनिज्म में है, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक डिफ्यूजनिस्ट टेंडेंसी के बंदे की स्टूडेंट समझ में आ रहा है, एक नया स्कूल बनाती है, तो यही तो पावर होती है एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। अगर हम एलपी विद्यार्थी का नाम पढ़ते हैं तो उनके गुरुजी कौन है? सिविलाइजेशन स्कूल में ट्रेन किया है, जिन्होंने एक्चुअली में पूरा सिविलाइजेशन स्कूल बनाया है, रॉबर्ट रेडफील्ड। क्लियर हुआ ना? तो एक बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पैदा करता है, उनके अंदर एंथ्रोपोलॉजिकल चश्मे पहनाता है उनको, जिससे वो समाज को देखते हैं और फिर वो अलग अलग विचारधाराओं से अपनी एंथ्रोपोलॉजी को डेवलप करते हैं। डीएन मजुमदार को एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा फंक्शनलिज्म में किसने बनाया था? बताओ, मेलिनोस्की ने। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा होगा? ठीक है। तो कॉर्टिकल इंडियन जो था वो एक डायनोसियन पर्सनैलिटी की ट्रेट थी, ठीक है, डायनोसियन पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर रहा था। ये दिखाया किसने? ये दिखाया इन्होंने रूथ बेनेडिक्ट ने। फिर इन्होंने जूनी पीपल ऑफ मैक्सिको के बारे में भी कोई किसी ने फील्ड वर्क करी थी, वहां से इन्होंने डिपिक्ट किया कि ये लोग बहुत शांत लोग हैं, ये अपोलोनियन पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं पहले डायनोसियम के बारे में बताता हूँ। द डिजायर ऑफ द डायनोसियम इन पर्सनल एक्सपीरियंस और इन रिचुअल, ठीक है, इज टू अचीव एक्सेस। जो डायनोसियन लोग हैं ना, पर्सनैलिटी के लोग, वो हमेशा चाहते हैं कि मैं हर एक चीज जल्दी से ले लूँ, सब कुछ एक्सेस में ले लूँ, सब कुछ मुझे मिल जाए, और बहुत अशांत होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं अपने कल्चर्स को फॉलो करते समय। ये अशांत होना ही उनका कल्चर बन जाता है।
पहले तो अपने कल्चर के प्रति वो अशांत होते हैं और फिर वो अशांत होना ही उनका कल्चर बन जाता है। जैसे सपोज करो मैं कॉर्टिकल इंडियन का एक कल्चर बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में, पोर्टलेज। अब पोर्टलेज में क्या होता है, एक पूरी सोसाइटी है कॉर्टिकल इंडियंस की, उसमें एक ना एक टाइम पर कोई ना कोई इंसान बहुत अमीर हो जाएगा, हो ही जाता है समय के साथ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के साथ। अब वो सोसाइटी उस पर चेक कैसे करेगी, अब ये होगा ना कि ये सोसाइटी है, अगर सोसाइटी को सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के, तो सबको इगैलिटेरियन को फॉलो करना पड़ेगा, इगैलिटेरियनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई बहुत अमीर हो गया तो इंडिपेंडेंट सोच उसके अंदर आ जाएगी, वो सेल्फिश हो जाएगा, वो सोशल स्ट्रक्चर से टूट के अलग हो जाएगा। हमको समाज का ये सोशल स्ट्रक्चर बचाना है, ये रेडक्लिफ ब्राउन वाला, तो इसीलिए समाज में इगैलिटेरियनिज्म लाना है, जिससे समाज का हर एक आदमी इक्वेलिटी को प्रमोट कर रहा हो। तो अगर कोई इंसान अमीर हो गया, अब इसके लिए कल्चर कैसे डेवलप हुआ है देखो, अगर कोई इंसान जो है खूब ज्यादा अमीर हो गया, ठीक है, खूब ज्यादा अमीर हो गया, खूब ज्यादा पैसा उसके पास, तो वो अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि मेरे पास खूब ज्यादा पैसा हो गया है, ठीक है। अब सोचो कितना, आप देख के हंसोगे, पर इसका जो गोल है वो सोशल कैसे है ये समझ में आएगा। आपको दिखेगा सब कुछ इकोनॉमिक, पर इसका जो गोल है वो सोशल है। देखो, जिसके पास सोसाइटी में ज्यादा हो जाता है ना पैसा, वो अपना सब कुछ जो एक्स्ट्रा में है समाज से ज्यादा, मतलब एक रेफरेंस लाइन के बाद उसके पास ज्यादा है, समाज के एवरेज आदमी के पास इतना है तो उसके पास इतना है, तो ये जो जितना एक्स्ट्रा है ना उसको बाहर आएगा सब कुछ लेके और फूल उड़ाएगा पैसों के साथ, और जिसको चाहिए ले ले। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा कि ये अपना जो वेल्थ है वो बांट देगा समाज में। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और इससे क्या होगा, समाज में इक्वेलिटी आएगी, समाज के लोगों का जो एवरेज पैसा है वो बढ़ेगा, कि अभी समाज ने आपस में बड़ा वो कर लिया। अब इस सब प्रोसेस में जिस इंसान ने ये पोर्टलेज किया है, ये कल्चर दिखाया है, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस उठ जाएगा समाज में, ठीक है, क्योंकि ये जो काम उसने किया है अपनी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए किया है। ये अभी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आंसर्स में करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पोर्टलेज ने जो किया इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में, इसका एक जो बड़ा सोशल गोल है सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना, ठीक है, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये दिखना चाहिए। यही एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा है, आपको ये देखना ही पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोर्टलेज ने अपने इकोनॉमिकली, वो इकोनॉमिक स्टेटस उसका डाउन हुआ, लेकिन समाज में सोशल स्टेटस बढ़ा है। सोशल स्टेटस समाज में बढ़ने से पता क्या होता है, आप सोसाइटी के उस सोशल स्ट्रक्चर में अपने बॉन्ड्स को बहुत स्ट्रेंथन कर लेते हैं, ठीक है, और ये उस सोसाइटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रखता है। तो इससे क्या होगा, स्टेटस बढ़ेगा, सोशल स्टेटस, और इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी समाज में। ये हुआ, ये है काफी एक्सेस में किया जाने वाला कल्चर, क्योंकि काफी एक्सेस में है, ठीक है। कैसे एक्सेस में कोई कर सकता है, ये बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है, पर ये होता है। एकदम सारा पैसा वैसा बांट देता है, जो भी कुछ उसके पास है, हार है, सोने का कुछ भी है, जो उसे मिला है सब कुछ फेंकता है इधर उधर इधर उधर, जिसको जो मिला ले ले, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, ये वहां के लोग बहुत अपने उससे फॉलो करते हैं, किस चीज से, अपने इंटरनल वैल्यू सिस्टम, इंटरनल बिलीफ सिस्टम, अपने कल्चर को सुप्रीम रखते हुए फॉलो करते हैं। तो यही तो उनकी पर्सनैलिटी डिपेक्ट करता है, ठीक है। एक यूनिक पर्सनैलिटी कैसे आती है, अगर आपका वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट हो। क्लियर हुआ? तब डांस में भी इनको दिखाते हैं, जैसे ये लोग डांस करते हैं ना, ये काफी एक्सट्रीम में डांस कर जाते हैं। तो क्या करते हैं, कई बार ये डांस करते हुए जो लोकल्स होते हैं, आजू बाजू घूम रहे होते हैं, उनके शरीर से मांस नोच लेते हैं। मांस कौन, कॉर्टिकल इंडियन, फ्लैश नोच लेते हैं। ये काफी एक्सेसिव बिहेवियर है और काफी एग्रेसिव बिहेवियर है। तो कई बार क्या होता है, जो भी ये कॉर्टिकल इंडियन काफी ज्यादा मांस नोचने में फेमस होता है, तो उसको डांस करने से पहले उसका पैर बांध दिया जाता है, क्योंकि ये डांस करने में इतना वो विलीन हो जाते हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं क्या कर रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटी ना एक्सेस में करने वाली, एग्रेशन, ये सब जो है, ये सब डायनोसियन पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। किसने बताया, रूथ बेनेडिक्ट ने। किसमें, पैटर्न ऑफ कल्चर में। क्लियर हुआ? तो वाइल डांसिंग दे समटाइम कट द extract the flesh of the locals. This is wild behavior and it is in excess. They do everything in excess. This is Dionysian culture. Hence the dancer's feet is tied with a rope before the dance actually start. Since it is in the culture to do extreme and excess thing. This is Dionysian culture. इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अपोलियन जो है वो, अपोलोनियन वो मिडिल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, हमेशा पेशेंट रहेगा, हमेशा अपनी लिमिट में रहेगा, और ये डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिकल स्टेजेस को रोकता है। ये कैसे है समझ में आएगा, मतलब बस इतना याद रखना कि ये लोग थोड़ा पेशेंट रहते हैं और अपने इनका वैल्यू सिस्टम भी इंटैक्ट है, ठीक है, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म पर्सनैलिटी डिपिक्ट हो रही है कि ये काफी पेशेंट है और बिल्कुल ही मिडिल पाथ ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो केस स्टडी हुई थी, ये हुई थी जूनी पीपल ऑफ मैक्सिको में, वहां से ये कल्चर पर्सनैलिटी निकल के आई है। देखो, कल्चर पर्सनैलिटी जो है ना, वो मेजर तौर पे वो फील्ड वर्क के डाटा से ही वो लोग निकालते हैं, वो एक्चुअल समाज में कम उतरते हैं, जो ये कल्चर और पर्सनैलिटी स्कूल के जो लोग होते हैं। इतना क्लियर हुआ?
क्रिटिसिज्म मैंने बोला हर जगह यही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप नहीं बता पाएंगे। आपने पूरे कॉर्टिकल सोसाइटी को बोल दिया ये डायनोसोवियन को है, डायनोसोवियन कल्चर को पर्सनैलिटी को दिखा रही है, डायनोसियन पर्सनैलिटी को दिखा रही है। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन आप रट लेना, डायनोसियन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो रूथ बेनेडिक्ट जो होती है ये इग्नोर कर रही थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। हर आदमी अलग होता है, यू कैन नॉट जनरलाइज एवरीवन बाय द कल्चर ऑफ दियर सोसाइटी। आप सोसाइटी के कल्चर से आप लोगों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम एंटर कर रहे हैं तीसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, अब्राहम कार्डिनर पे। अगर मैं मार्गरेट मीड की बात करूं तो समवन कल्चर से आप पर्सनैलिटी कैसे निकाल रहे हैं आप बता सकते हैं, CSP का कॉन्सेप्ट। उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट से पैटर्न ऑफ कल्चर आप बता सकते हैं, कॉन्फिगरेशन ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, आइडियल पर्सनैलिटी टाइप, इन सब से क्लियर हुआ। डायनोसियन और ये अपोलोनियन कल्चर, ठीक है, कॉर्टिकल इंडियन, बहुत कुछ है डालने के लिए, ठीक है। चलो अब अब्राहम कार्डिनर में एंट्री करते हैं, ठीक है। बिना नोट्स के आप लॉन्ग टर्म में रिवाइज नहीं रख पाएंगे और 400 रुपीज़ बहुत कम है इस लेवल ऑफ नॉलेज के लिए, आप भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है 400 रुपीज़ देने में, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ नोट्स आपको दे दिया जाए, ठीक है, कुछ आपको हल्का फुल्का कुछ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मेल लिखिए, ठीक है। जो upscforum4@gmail.com है, आपकी कुछ पर्सनल जेन्युइन दिक्कतें हैं तो मैं हर तरीके से हेल्प करूंगा, ठीक है। आप मुझे भेजिए। मैंने बस नोट्स को फॉर्मलाइज इसलिए रखा है, मोनेटाइज इसलिए किया है ताकि एक वो लेवल बन जाए। यार देखो, मैं अगर नोट्स अगर मार्केट में ऐसे दे दूंगा तो कोई वीडियो देखेगा नहीं, बात समझ में आ रही है। और अगर वीडियो देखेगा नहीं तो इन नोट्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इतने डिपिक्शन में लिखे गए हैं, बिना वीडियो के बेकार हैं, ठीक है। अगर आप केवल रीड मारेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप जान रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसको इसीलिए मोनेटाइज किया हूँ ताकि उसकी एक वैल्यू रहे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब्राहम कार्डिनर जो है, ही अलॉन्ग विथ राल्फ लिंटन, ठीक है, प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए, बस ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपने ये चीजें बदली तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, वो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नहीं मानेगी और इसको वॉइड बोल दे, डिक्लेयर कर देगी। इतना क्लियर हुआ। तो इसी तरह का फीचर है बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, एक बेसिक पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करने वाला, ठीक है। तो अब्राहम कार्डिनर ने राल्फ लिंटन के साथ मिलकर ये बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बनाया था। जो बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है 10 नंबर का पॉइंटर बनता है, 10 नंबर का, ठीक है। तो बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर रिफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेट्स शेयर्ड बाय नियरली ऑल ग्रुप मेंबर्स। ये वो बेसिक पर्सनैलिटी है जो लगभग ग्रुप का हर एक सोशलाइज्ड, याद रखना लिखते नहीं लोग, सोशलाइज्ड बंदा फॉलो कर रहा है, क्योंकि सोशलाइज्ड वही है जो एक्चुअल मेंबर है सोसाइटी का। अगर आप सोशलाइज नहीं हैं उस सोसाइटी में लेकर तो आप उस सोसाइटी के एक्चुअल मेंबर नहीं हैं, ठीक है। आपको अगर सोसाइटी का एक्चुअल मेंबर बनना है तो आपके अंदर एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस और एनकल्चरेशन का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये जो मैंने बताया कि ये लोग कोई डायरेक्टली कोई फील्ड वर्क नहीं करते थे, ये लोग जो फील्ड वर्क होते थे उसके अंदर से डाटा उठाते थे। मेजर तौर पे यही हुआ है। आफ्टर एनालाइजिंग डाटा बाय कोरा डू बोइस, अब कोरा डू बोइस जो है ना, ये चौथी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगी ये कल्चर पर्सनैलिटी की, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने काम किया था एलोरीज कल्चर पे। अब एलोरीज कल्चर से डाटा इन्होंने उठाया और वहां पे इन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है मूलभूत रूप से एक बेसिक पर्सनैलिटी को शो करती है। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में एक बेसिक वैल्यू सिस्टम है हिडन। समझ में आ रहा है? जो बेसिक वैल्यू सिस्टम जो मैं बोल रहा हूं, CSP का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू सिस्टम, बेसिक लेवल ऑफ पर्सनैलिटी इन अ सोसाइटी इज बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्डिनर जो है उन्होंने ये कंक्लूड किया, काम किसका था? काम था कोरा डू बोइस का एलोरीज कल्चर पे, ठीक है। तो अब्राहम कार्डिनर ने ये कंक्लूड किया कि जो एलोरीज की जो बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, जो एलोरीज पीपल है वो एग्रेसिव हैं और ईगोसेंट्रिक हैं। अब ऐसा क्यों है? वो इतने एग्रेशन में क्यों रहते हैं? उनमें इतना ईगो क्यों है? ये सब जानने की बात है। देखो, अब्राहम के जो कार्डिनर थे, ये पर्सनैलिटी में के पीछे जो वैल्यू सिस्टम है, जो कल्चर है, उसके बिहाइंड का ये रीजन स्टडी करने की कोशिश करते थे। जो आज जो समाज में जो आप सामने से देख रहे हैं ना, उनका ह्यूमन बिहेवियर, उसके पीछे का रीजन ये लाने की कोशिश करते थे और यही इन्होंने किया। इन्होंने ये दिखाया कि ये जो एलोरीज सोसाइटी है मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, मैटरनल सोसाइटी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं और वो घर से बाहर रहती हैं
और घर से बाहर रहती हैं, ठीक है, काम काज करती हैं या फिर अपने गार्डनिंग वगैरह और भी बहुत सारे काम ये लोग करती हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। जिसके चक्कर में जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर पे रह जाते हैं। अब छोटे बच्चों में सोशलाइजेशन एनकल्चरेशन, उनको पालने की सबकी जिम्मेदारी उनके भाइयों की, उनकी सिबलिंग्स की आ जाती है, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, ठीक है, उनकी आ जाती है। महिलाएं जो होती हैं, मैटरनल अफेक्शन इन बच्चों को मिल नहीं पाता है, जिसके चक्कर में इनका जो बचपन है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैटरनल अफेक्शन नहीं बनेगा तो एक एटीट्यूड नहीं बनेगा, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। और ये धीरे धीरे करके इनको हंगर और ये सब जो है ना, मतलब जो एक माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, ठीक है, जिसके जरिए वो जो रिलेशन स्ट्रांग होती है और उस रिलेशन को वो रेफरेंस मान के अपने समाज के सोशल स्ट्रक्चर में अपने दूसरे रिलेशंस को जनरेट करता है, वो वीक पड़ जाता है। ये कैसे हुआ मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो और फिर धीरे धीरे करके वो काफी एग्रेसिव हो जाता है और ईगोसेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। ये उसका बिहेवियर है और ये इसका रीजन है कि उसको मैटरनल अफेक्शन नहीं मिल पाता। अब मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। एलोरीज इज अ मैट्रिलिनियर सोसाइटी इन विच मदर रिमेन्स आउटसाइड होम, इन द गार्डन में रहती हैं या फिर सब्जियां उगाती हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो घर में रहते हैं, जिनको कोई अफेक्शन नहीं मिलता और वो भूखे रहते हैं, ठीक है। और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं अपने बड़े सिबलिंग्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और जिसके चक्कर में जो सिबलिंग्स हैं या फिर जो उनकी केयर कर रहे हैं वो ओवर बर्डन फील करते हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। अगर आपको कोई बोझ समझेगा तो आपका जो नेचर है वो एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, और आप थोड़े से सेल्फिश हो जाओगे, ईगोसेंट्रिक हो जाओगे कि यार मेरी तो कोई केयर ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? एक तरह से समझने की कोशिश करो। मैं एक छोटा सा लेमन एग्जांपल देता हूं। जैसे रिसेंटली हमारा एक केस हुआ था दिसंबर के आसपास, हमने ये हर्ट किया, ये देखा था अखबार में कि जो दो लड़कियां हैं, छोटी हैं, मतलब एक 11 साल की थी, एक 9 साल की थी, ठीक है, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को, जो 3 साल का भाई था, उसको नदी में बहा दिया, नदी में फेंक दिया। रीजन क्या दिया कि वो ओवरबर्डन फील करती थी कि उसकी केयर करने में उनसे नहीं होता था केयर, ठीक है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो लेबरर की तरह काम करते थे बाहर। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई से छुटकारा पाने के लिए उसको नदी में बहा दिया। अब ये है ओवरबर्डन फील होना। अब जो बच्चा मरा इस प्रोसेस में, ठीक है, और यहाँ इस सोसाइटी में वो बच्चा, उसको दिखेगा ना कि सामने वाले लोग मुझे अफेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो वो अलग अलग रहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, हर एक चीज पर चिड़चिड़ा रहेगा, ठीक है, ईगोसेंट्रिक रहेगा कि भाड़ में या दुनिया, अपना काम बनता, इस तरह की फीलिंग आएगी, ठीक है। अफेक्शन नहीं है, बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है, तो समाज में इस तरह का एटीट्यूड वो अंदर डेवलप करेगा, ठीक है। अब एलोरीज की जो होते हैं वो काफी ईगोसेंट्रिक होते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है, ये रीजन दिखाया कार्डिनर ने, और जो स्टडी करी थी कोराडू बॉयज ने। यही तो काम करते हैं, समाज को देखने का नजरिया ही थॉट है, और यही थॉट हम पढ़ रहे हैं। एलोरीज इज वेरी ईगोसेंट्रिक, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, क्योंकि बचपन से अकेला जी रहा है एक तरीके से। एलोरीज, अब देखना, आप जब बच्चे जो आप 6 साल की उम्र में हो रही 6th क्लास में या फिर 3rd क्लास में बच्चों को आप बाहर भेज देते हैं ना, कहाँ पे, ये बोर्डिंग स्कूल में, तो उनकी पर्सनैलिटी अलग तरह की डेवलप होती है, ठीक है। हो सकता है वैल्यू सिस्टम वहाँ पे हो, वो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हों, ठीक है, जिस हिसाब के वैल्यू सिस्टम वहाँ स्कूल में उनको दिए गए हों, लेकिन उनके अंदर कुछ एटीट्यूडनल चेंज आ सकते हैं। हो सकता है एग्रेसिव हों, ठीक है, हो सकता है ईगोसेंट्रिक हो जाए, समाज के किन रिलेशंस को अच्छी तरह ना समझें, समाज के सोशल स्ट्रक्चर से कट के अलग हो जाएं, ठीक है, ये भी होता है, कई जगह होता है। अब आप समझेंगे कैसे कैसे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी तरह से रीडिंग मारना। सो द यंग एडल्ट इज एग्रेसिव एंड ईगोसेंट्रिक इन नेचर। कार्डिनर जो है ये एक साइको एनालिस्ट है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फील्ड वर्क, ठीक है, इज डन बाय अ साइको एनालिस्ट नोन एज कार्डिनर, ठीक है। साइकोलॉजिकल वे में किसी डाटा को एनालाइज करना ही साइको एनालिसिस है, ठीक है। आप डाटा से साइकोलॉजिकल थिंग्स को निकालिए बाहर। ह्यूमन बिहेवियर का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको देखना है। अगर वो बिहेवियर ऐसा है तो रीजन क्या है, ये डिपेक्ट करना है। ये काम कार्डिनर कर रहे थे, और फील्ड वर्क किसका चल रहा है, कोराडू बॉयज का, एलोरीज सोसाइटी का, ठीक है। तो कार्डिनर एज अ साइको एनालिस्ट एक्सप्लेन्ड दैट repressed desire of Ellory's children led them to develop aggressive personality in adulthood। क्लियर हुआ? चलो अब मैंने डायग्राम बनाया दो बड़े बड़े, इसको देखो। एलोरी सोसाइटी का जो डाटा है वहां पे साइको एनालिसिस किसने किया है, कार्डिनर ने किया है। दे ट्राई टू फाइंड बेसिक रीजंस बिहाइंड द प्रिवेलिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। और ये क्यों है, रीजन क्यों है, मैटरनल डिप्राइवेशन एंड सिबलिंग्स डू नॉट केयर प्रॉपरली। इसीलिए ये ईगोसेंट्रिक और एग्रेशन वाला एटीट्यूड, जो बिहेवियर है, वो पर्सनैलिटी में डिपिक्ट हो रहा है। और जो एलोरी सोसाइटी में फील्ड वर्क किसने किया था, कोराडू बॉयज ने। ये क्लियर हुआ डायग्राम से? अब दूसरा डायग्राम देखो, ठीक है।
जो पर्सनैलिटी है ना किसी भी एक इंसान की या किसी भी एक सोसाइटी के मेंबर की, वो आती है वैल्यू सिस्टम से, बेसिक वैल्यू सिस्टम से। और वैल्यू सिस्टम कहाँ से डेवलप होते हैं? उस सोसाइटी के कल्चर्स के, जो समाज ने खुद बनाए हैं। तो समाज में लोगों की पर्सनैलिटी मतलब जो समाज में लोग अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं वो उन कल्चर्स के जरिए बनती है जो समाज ने खुद बनाए हैं। ठीक है, देख रहे हो? ये इस तरीके से एक कुत्ता है, समझिए, मतलब इसको रॉन्ग वे मत लेना। एक कुत्ता है, वो घूम घूम के अपनी पूंछ पकड़ रहा है और उसने वो पूंछ पकड़ भी ली। ठीक है, यही वो चीज है, एक सर्कल में सब चीज घूम रहा है। आपने समाज में इस तरह की पर्सनैलिटी बनाई है जिससे मतलब जो समाज के लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो कहां से आ रही है? वो आपके द्वारा कल्चर्स बनाए हुए से ही आ रही है, क्योंकि उन कल्चर से वैल्यू सिस्टम बने हैं और उन वैल्यू सिस्टम से पर्सनैलिटी बनी है। ठीक है, तो घूम के सब पूरा सर्कल्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपको ये पर्सनैलिटी को बदलना है तो आपको सोसाइटी से निकलना पड़ेगा। जो मैं बात करता हूँ कॉग्निशन एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे, जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपना आईक्यू पर्सपेक्टिव, जो सो कॉल्ड आईक्यू पर्सपेक्टिव है, वो अपना बदलते हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी के से वो दूसरी सोसाइटी में एंटर करते हैं। क्लियर है? सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो अगर किसी भी पर्सनैलिटी को जज करना है तो आप कल्चर के पीछे का रीजन ढूंढिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कल्चर था ये मेटेरियलियन सोसाइटी की वजह से था। ठीक है, वो रीजन ढूंढा ना इन्होंने, कार्डिनर ने। मैटरनल डिप्राइवेशन अफेक्ट्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इन एवरी सोसाइटी, बी इट मॉडर्न और प्रिमिटिव, ये बोले कार्डिनर। क्रिटिसिज्म क्या था? वही इग्नोर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस सेम, हर आदमी अलग होता है। ठीक है, आपने पूरे एलोरिस सोसाइटी को बोल दिया कि वहां का हर एक आदमी इगोइस्टिक है और क्या है, एग्रेसिव है। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है भाई, ये नहीं हो सकता, हर आदमी अलग है। ठीक है, पर मैनकाइंड इज वन में हम सबको एक ही तराजू में लेके आएंगे। ठीक है, अब आप चौथा नाम पढ़ रहे हैं जो लेडी है, कोरा डू बोइस। मेजर तौर पे हर लेडीज लोगों ने काम किया है, लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है। ठीक है, तो आपको फेमिनाइजेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है तो फिर क्या पढ़ेंगे? कल्चर एंड पर्सनैलिटी। और बहुत बड़ा नाम था, रूथ बेनेडिक्ट। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे मैंने समझाया उसे स्कूल को पूरा। ठीक है, चलिए, कोरा डू बोइस ने प्रपोज किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल पर्सनैलिटी। अगर मॉडल पर्सनैलिटी आया 10 नंबर का आता है तो आप कोरा डू बोइस का नाम लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पर्सनैलिटी कोरा डू बोइस। शी स्टडीड एलोरीज कल्चर को उन्होंने स्टडी किया था एंड सबमिटेड द लाइफ ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ सम एलोरीज टू कार्डिनर, ये तो बता चुका हूं। एलोरीज ड्राइंग्स टू सम अदर स्पेशलिस्ट फॉर इंटरप्रिटेशन। देखो इन्होंने क्या किया था, एलोरीज की लाइफ हिस्ट्रीज की जो डाटा था वो कार्डिनर को दिया, तो कार्डिनर ने अपना साइको एनालिसिस करके जो साइकोलॉजिकल ट्रेट है उसके पीछे का जो रीजन है, जो कल्चरल रीजन है वो दिया। और एलोरीज सोसाइटी में जो खूब सारी ड्राइंग्स जो बच्चे बनाते थे या फिर एडल्ट्स लोग बनाते थे, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिपिक्ट होता है, वो सब उन्होंने और स्पेशलिस्ट को दिया। और ये जो ह्यूमन बिहेवियर जो बना रहे हैं, जो आर्ट फॉर्म्स को डेवलप कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करी। ठीक है, एक किसी ड्राइंग जो है, जैसे आप कोई ड्राइंग करते हैं तो वो ड्राइंग जो है ना, जो वो ह्यूमन बिहेवियर को डिपिक्ट करती है, जो वो बना रहा है उसके पीछे की मनोदशा को डिपिक्ट करती है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी चीज है। इससे आप समाज में रहने वाली पर्सनैलिटीज को आप डिपिक्ट कर सकते हैं। एक समाज है, एक पर्टिकुलर फॉर्म की ड्राइंग बना रहा है, तो वो जो ड्राइंग बना रहा है वो अपने कल्चर से ही निकाल रहा है वो चीजों को। अब उस ड्राइंग के जरिए उस कल्चर के रीजन तक हमें पहुंचना है। ये कोरा डू बोइस जो है यही कर रहे थे। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सेवरल स्पेशलिस्ट शोड अ ग्रेट डील ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। अब इन्होंने स्पेशलिस्ट की मदद क्यों ली? क्योंकि ये काम इनका नहीं है, ये इसमें स्पेशलाइज नहीं है कि वो ड्राइंग्स के जरिए अब ह्यूमन बिहेवियर के रीजंस को डिपिक्ट कर सकें। ठीक है, कोरा डू बोइस ने फील्ड वर्क किया जरूर था एलोरीज सोसाइटी में, पर उन्होंने मदद बहुत ली है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सेवरल स्पेशलिस्ट शोड अ ग्रेट डील ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दैट ऑल शोड शैलोनेस ऑफ एलोरीज इमोशनल लाइफ। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिखाया? सबने दिखाया कि जो एलोरीज की इमोशनल लाइफ है ना, बहुत शैलो है, मतलब ये लोग ज्यादा इमोशनल नहीं है। ठीक है, बात समझ में? क्यों इमोशनल नहीं है? क्योंकि जो मैटरनल, जो माता और बेटे के बीच का बॉन्ड है वो है ही नहीं, बहुत वीक है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत वीक पड़ने से इमोशनली वो लोग बहुत वीक हैं। ठीक है, मतलब वीक मतलब उस तरह से मत लेना, मतलब उनका जो इमोशनल लाइफ है काफी शैलो है। समझ रहे हो? आ गया होगा, इसको पढ़ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर तब भी कोई दिक्कत हो तो मुझे मेल करना। दे आर नॉट एबल टू डेवलप स्टेबल रिलेशंस। वो समाज में जो ये बेसिक रिलेशन है जिसको रेफरेंस मान के बच्चा जो है समाज में और रिलेशंस को खड़ा करता है, वही नहीं है, तो और रिलेशंस स्टेबल बनेंगे ही नहीं। तो यही है शैलोनेस ऑफ एलोरीज इमोशनल लाइफ। देखो अगर समाज में किसी को चोट लग जाएगी ना तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, लग गई भाई, मर गया वो भाई। कोई किसी परिवार में कोई बड़ा आदमी मर गया तो वो रोएगा ही नहीं। ये है शैलोनेस ऑफ इमोशनल लाइफ। ठीक है,
वरना आज समाज में देखो बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। आप किसी फ्यूनरल में जाइए, आपको पता लग जाएगा मतलब किस तरह का बॉन्ड लोग शेयर करते हैं। जब आप किसी के साथ रहते हैं तब आपको फीलिंग नहीं होगा, जब आप कोई चला जाता है तब आपको फील होगा, ठीक है। यही आपका डिपिक्ट करेगा कि किस तरीके के बॉन्ड्स सोसाइटी में हैं, ठीक है। और क्या क्या दिखाया इन लोगों ने कि ये बहुत इनसिक्योर है, बहुत एपैथी है इसके अंदर, सिंपैथी नहीं है, मतलब एपैथी है, सस्पिशियस है, मतलब लोगों को सस्पिशियस नजरों से देखता है। These psychological features derived from psychological testing by Cura D. Boyce generated the concept of, ये सब मॉडल पर्सनैलिटी। मॉडल पर्सनैलिटी वो बेसिक ट्रेड्स हैं जो निकल के आए उनके कल्चर्स के जरिए, और उनपे जो साइको एनालिस्ट टेस्टिंग की गई, ठीक है। 4-5 चीजें मोटी मोटी निकल के आई, यही मॉडल पर्सनैलिटी होती है। तो मॉडल पर्सनैलिटी जो एलोरी सोसाइटी में हम देखेंगे, जैसे सस्पिशन हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, एपैथी हो गया, शैलो इमोशनल लाइफ हो गया, लेस स्टेबल रिलेशन हो गया, ये सब क्या है, ये सब वो फीचर्स हैं मॉडल पर्सनैलिटी के। दिस इज साइको एनालिसिस ऑफ एलोरी पर्सनैलिटी, दिस इज मॉडल पर्सनैलिटी। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर आया मॉडल पर्सनैलिटी पे तो एलोरीज का ये डालना ही पड़ेगा, केस स्टडी कोरा डी बोइस की। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। कार्डिनर हैड ड्रॉन द इन्फ्रेंस फ्रॉम डेटा ऑफ फील्ड वर्क टू ड्रॉ बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। जो बेसिक पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, समाज है, समाज का एक यूनिफॉर्म वैल्यू सिस्टम है बेसिक वाला, उससे वो बेसिक पर्सनैलिटी बनती है। तो समाज के लोग एक बेसिक पर्सनैलिटी को वो फॉलो करते हैं या फिर शो करते हैं, बेसिक पर्सनैलिटी, बेसिक लेवल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। On the other hand, the finding of actual fieldwork done by Cora Du Bois is through psychological testing। और जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो हुई, मैंने बताया ना, ये सारी चीजें जो इन्होंने की स्पेशलिस्ट के जरिए, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। इसी से पता चला कि वो मॉडल पर्सनैलिटी क्या है। देखो, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से आप वो ट्रेड्स निकाल के आएंगे जिससे मॉडल पर्सनैलिटी बनेगा, ठीक है। और जो बेसिक पर्सनैलिटी जो निकाला, कार्डिनर ने जो काम किया साइको एनालिसिस, आपने वो रीजन निकाला कि जो पर्सनैलिटी आज डिपिक्ट हो रही है उसका रीजन क्या है। तो कार्डिनर का काम था वो रीजन निकालना, ठीक है। जो बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उसमें आप रीजन की तरफ काम करेंगे, क्योंकि कार्डिनर ने वही काम किया है। लेकिन कोरा डू बोइस की स्टडी में जो मेजर काम हुआ है वो मॉडल पर्सनैलिटी में कल्चरल ट्रेड, पर्सनैलिटी ट्रेड्स को निकालने का काम हुआ है, ठीक है। जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स है ना मॉडल पर्सनैलिटी की, वही निकालने का काम हुआ है। जो 5 चीजें आप निकाली, सस्पिशियस, इनसिक्योरिटी, एपैथी, शैलो इमोशनल लाइफ और लेस स्टेबल रिलेशन। इतना क्लियर हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी ना, बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, वहां पे आप इन्फ्लुएंस देंगे, और मॉडल पर्सनैलिटी में आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे। इन्फ्लुएंस कैसे किया? आपने उस फील्ड वर्क के डेटा से इन्फ्लुएंस किया, रीजन क्या हो सकता है, और मॉडल पर्सनैलिटी में आपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करवाई है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा चौथा एंथ्रोपोलॉजिस्ट खत्म हुआ, कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेशनल कैरेक्टर स्टडी में। अब नेशनल कैरेक्टर स्टडी में जो काम किया है वो किसने किया है? वो किया है रूथ बेनेडिक्ट ने, ठीक है। तो रूथ बेनेडिक्ट इतना बड़ा नाम है। नेशनल कैरेक्टर स्टडी आता है ना, तो ये 10 नंबर का आता है, कई बार 15 नंबर का भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिएगा, पास्ट ईयर देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं इस तरीके समझाऊंगा कि आप जो है एक नेशन को एज अ बड़ी सोसाइटी मानिए, ठीक है, और उस सोसाइटी के अपने कोई ट्रेड्स हैं जिसको हम आज की भाषा में नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके जरिए उनकी पर्सनैलिटी किस हिसाब से मोल्ड करिए। देखो, अब इस देखो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में लिखा है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर और नेशन। हर एक सोसाइटी का, हर एक कंट्री का, हर एक नेशन का अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, जिसके हिसाब से उसका एट अ नेशन लेवल उसके कल्चर्स डेवलप होते हैं। उन कल्चर्स से कुछ एक बेसिक वैल्यू सिस्टम बनता है, जिससे एक बेसिक पर्सनैलिटी बनती है, और उस पर्सनैलिटी को ही आप बोलते हैं, अगर आप नेशन पे देखें तो नेशनल कैरेक्टर बोलते हैं। अगर सोसाइटी को आप नेशन मान रहे हैं तो उस सोसाइटी में जो मैक्सिमम लोग जो पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं वो नेशनल कैरेक्टर होता है। सोसाइटी अगर नेशन है तो पर्सनैलिटी नेशनल कैरेक्टर है। इतना क्लियर हुआ? तो यही बात है। इन्होंने जो काम किया था रूथ बेनेडिक्ट ने, वो जापान पे किया था। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब बम गिरा दिए थे और जब वो लड़ाई वड़ाई चल रही थी, तो जापान के काफी सारे सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर्स बनाया था। तो काफी सारी केस स्टडीज मिल गई थी किसे? रूथ बेनेडिक्ट को। वो जा जाके इंटरव्यू करती थी, खूब सारी डायरीज मिल गई थी जो ये सोल्जर्स लिखते थे ना अपने बंकरों में बैठ बैठ के, कि आज हम यहाँ हैं, आज वो हैं, अपने कल्चर के बारे में लिखते थे। देखो, जापानीज कल्चर जो है ना, खूब जापान के लोग अपने कल्चर को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं। इनका कल्चर इस तरीके से है, आज वो अपने कल्चर की वजह से इस लेवल पे पहुंच पाए हैं, वरना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। हिरोशिमा नागासाकी याद है? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी उड़ा दिए थे अमेरिका ने। उसके बाद जापान तबाह हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। अब 2 बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, 2 बड़ी सोसाइटीज को आपने, 2 बड़ी सिटीज को, 2 बड़ी मेट्रोपॉलिटन को आपने उड़ा दिया पूरी तरीके से। उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर लो कि वहां पे फिर ग्रोथ होगी, ठीक है। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा? डर रहेगा ना, कभी भी अमेरिका बम गिरा सकता है। उस सिचुएशन से अपने देश को लेके आए और फिर उन्होंने अपने देश को खड़ा किया, ठीक है। और ये सब हो पाया कैसे? किसकी वजह से? उनके कल्चर की वजह से, जो कल्चरल ट्रेड्स थी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है।
मैं आपको रीड करता हूँ, आपको समझ में आएगा, काफ़ी सही है। ठीक है, चलो। वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो रूथ बेनेडिक्ट ने स्टार्ट किया नेशनल कैरेक्टर स्टडी। वो ये देखना चाह रहे थे कि जापान के लोग इतने एग्रेसिव क्यों हैं, जापान के लोग क्यों वर्ल्ड वॉर 2 में जो कूद आए हैं और इस तरह का जो ये डिपिक्शन कर रहे हैं। देखो, जापान ने मंचूरियन जो था चाइना का तबाही मचा दी थी। ठीक है, अब वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, अपनी एक पॉलिसी निकालते थे, स्कॉच हीट पॉलिसी, जिसमें क्या करते थे, वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से गुजरते थे तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहर डाल दिया, मतलब वहाँ के सारे आग लगा दी घरों में। ठीक है, और उसके बाद जो कुआं होता था वहाँ पे जहर डाल दिया। तो इस तरह की पॉलिसी थी। काफ़ी सारे चाइनीज़ को एक गड्ढा खोदा, उसमें दफना दिया। ठीक है, ये सब जो है ना, ये अलग तरह की पर्सनैलिटी है, बहुत क्रूअल पर्सनैलिटी है जो डिपिक्ट करती है। तो रूथ बेनेडिक्ट के लोगों ने ये सोचने की कोशिश करी कि यार ये ऐसा क्यों है भाई, ये रेशियल लड़ाई हो जाती, मतलब रेसिस की लड़ाई हो जाती। ठीक है, अब ये आ रहा था कि जैपनीज रेस इज वेरी क्रूअल, इस तरह की चीज आ रही थी। तो रूथ बेनेडिक्ट ने काम करना स्टार्ट किया कि इसका रीजन क्या है। आपने एक वर्ड यूज कर दिया, मतलब आपने एक रेसिस्ट मार्क यूज कर दिया जापान के खिलाफ। अब जापान के खिलाफ इनटॉलरेंस बढ़ जाएगा जापानीज लोगों के खिलाफ। देखो, जापानीज कल्चर खराब हो सकता है ऊपर ऊपर तौर पे देखें, लेकिन है तो वो लोग ना जो एनकल्चर्ड हुए हैं, उनकी क्या गलती है, यही तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगर वो कल्चर गलत है तो उसको सही कर सकते हैं, जैसे डीएन मजुमदार ने बोला था कोनियक नागा में। ठीक है, हम किसी भी सोसाइटी को उसके गलत कल्चर के साथ रहने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें हैं। अगर कोई चीज गलत है उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कल्चर गलत नहीं है तो उस कल्चर को उसी वे में रहने दिया जाए, यही एंथ्रोपोलॉजी डिपिक्ट करती है। तो हम पढ़ते हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 रूथ बेनेडिक्ट स्टार्टेड नेशनल कैरेक्टर ऑफ जापान थ्रू जैपनीज पीपल केप्ट इन प्रिजन इन कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ अमेरिका। कोई दिक्कत? सुनिए, शी टुक इंटरव्यू ऑफ दीज imprisoned Japanese, went through their diaries, took live interviews and case studies. She also interviewed the Japanese immigrants in USA and also interviewed many government officials as well as other persons who had first hand knowledge of Japan. जापान के बारे में खूब स्टडी करी, सारा कल्चर निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम्स की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जिससे जापान के लोगों की ये पर्सनैलिटी बनी है। शी ऑल्सो एग्जामिन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जापानीज लिटरेचर। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से तो कल्चर बनता है। फ्रांस बोस का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। शी ऑल्सो एग्जामिन, क्यों? फ्रांस बोस की ही तो स्टूडेंट थी, इसीलिए तो फ्रांस बोस ने बोला था हिस्ट्री में जाओ। She also examined historical documents, Japanese literature and other art forms and arranged the content appearing in the various newspapers of Japan. After arranging all the data in proper form, content analysis of data was made and published in the book. फिर इन्होंने किताब लिखी, सब कुछ रिसर्च करने के बाद। किताब का नाम था क्राइस्थेनम एंड द स्वॉर्ड 1946। जो क्राइस्थेंथम है ना, ये जापान का नेशनल फ्लावर है, और स्वॉर्ड तलवार, समझ गए ना? तो क्राइस्थेंथम एंड स्वॉर्ड की बात है। जापान में जब बच्चा होता है ना, तो उसको बहुत ही पैम्पर किया जाता है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रखा जाता है। और जैसे जैसे वो एडल्ट फेज में घुसता है, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 11, 12, 13 साल में एंट्री करता है, तो उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। उसको मार पीट के, अगर उसको बोला जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर कल्चर फॉलो करना है, ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो उसको इंडिपेंडेंट रहने के प्रति उसको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इंडियन कल्चर में ये होता है कि जब तक बच्चे की जॉब ना लग जाए, वैसे बच्चा तो मरते दम तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता है इंडिया में। बात समझ में आ रही है? तो बच्चा कितना भी मतलब इंडिपेंडेंट ना हो, क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स कभी बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म बॉन्ड जो अफेक्शन का है वो चलता रहता है। लेकिन जो और सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, जापानीज सोसाइटी, वहां पे होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और उसके लिए उससे ये उपेक्षा की जाती है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करे। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन में अपने आप को ढाले, ताकि वो सोसाइटी में अपनी खुद की पहचान बनाए। बात समझ में आ रही है? तो ये दो वैल्यू सिस्टम्स एक बच्चे के अंदर जाते हैं। पहले वैल्यू सिस्टम में क्या है क्रिस्थेंथनम में, कि वो बहुत ही पैम्पर किया जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर बहुत प्रेम भावना ये सब आ रहा है। लेकिन जब वो दूसरे फेज में घुसता है, ये अक्रॉस द टाइम हो रहा है। ठीक है, जो मैंने अमेरिकन कल्चर बताया था वो अक्रॉस द स्पेस हो रहा था, एक ही समय में दो चीजें हो रही थी। यहाँ पे समय बदल रहा है, पहले बच्चा है फिर बड़ा हुआ है। तो जब ये फेज को बदलता है ना, ठीक है, राइट्स ऑफ एक्सेस में पढ़ाया ना आपको, जब ये फेज को बदलेगा तो उससे उपेक्षा समाज के लोगों की वो बदल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, पहले जो वैल्यू सिस्टम उसने अपने अंदर एनकल्चर्ड किया, अब जो नया वैल्यू सिस्टम वो अपने अंदर एनकल्चर्ड करेगा, जो सॉल्ड वाली जिंदगी वो जिएगा। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंस वाली जिंदगी के प्रति अपने आप को प्रेरित करवाएगा समाज के द्वारा। ठीक है, तो वो वैल्यू सिस्टम अलग डेवलप होगा। अब इन दो वैल्यू सिस्टम की लड़ाई उस इंसान के अंदर जाएगी, तो जिससे उसकी पर्सनैलिटी में स्प्लिट आएगा। समझ में आया? ये था रूथ बेनेडिक्ट का पैटर्न्स ऑफ कल्चर वाला। समझ में आया? ठीक है, ये दिखाया इन्होंने क्राइस्थेंथम एंड द स्वॉर्ड इन 1946। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस बुक डेल्ट विथ जापानीज नेशनल कैरेक्टर क्राइस्थेंथम फ्लावर
Japanese cultures have two methods of rearing the individual. दो मेथड होते हैं. During childhood, वही जो मैंने बोला, an individual is given full love, freedom, care and cooperation. But as she reaches adolescence, he or she, ठीक है, are strict सॉल्ट वाला डिसिप्लिन इज इम्पोज्ड. ही और शी इज आस्क्ड टू बिहेव इन अ मैनर. बिल्कुल देखा होगा आपने जो मूवीज वगैरह दिखाई जैपनीज में, खड़े रहो, वो लड़ाई वड़ाई करते हैं ना, वो अलग उनका अलग चीज होती है, कुंफू वगैरह ये सब. समझ में आ रहा है? एक तो चाइनीज कल्चर है अलग पूरा, जैपनीज कल्चर अलग है, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट फ्रीडम वो डिसिप्लिन में लेके आते हैं एडोलेसेंस में. ठीक है. ही और शी इज आस्क्ड टू बिहेव इन अ मैनर दैट वुड बी प्लेजेंट एंड अपीलिंग टू एल्डर्स. एल्डर्स को जो अपील करें उस बिहेवियर में ढालने की कोशिश किया जाता है. ठीक है. तो अलग वैल्यू सिस्टम डेवलप होंगे. एन इंडिविजुअल एज एडोलेसेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रेक कल्चरल ट्रेडिशंस. अब जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं आपको ब्रेक नहीं करने हैं, तब आपको मार पीट के सही करा जा रहा है. मतलब वो मार पीट वाला नहीं, मतलब आप बहुत स्ट्रिक्टनेस आ गई है बच्चे के ऊपर. दिस पैराडॉक्स इज पर्सनैलिटी ऑफ जैपनीज कैरेक्टर ड्यू टू डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ रियरिंग इन टू पीरियड्स अक्रॉस द टाइम हो रहा है, ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. So the title of the book, Chrysanthemum and the Sword. Chrysanthemum क्या है? नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, विच सिंबलाइजेस. अब देखो सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर आ गया. यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ जापानीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड. अब इन चाइल्डहुड जापानीज पेरेंट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन इन एवरी वे टू मेक देम ब्लॉस लाइक द, मतलब ब्लॉसम करता है ना फ्लावर, लाइक द क्राइसेंथेमम फ्लावर. व्हेन द चिल्ड्रन आर फुली ग्रोन इनटू एडोलेसेंट they have to face the situation of utter strength. जब वो एडोलेसेंस में घुसते हैं तो उनको अटर स्ट्रेंथ फेस करने के लिए बोला जाता है और अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को ब्रेक ना करा जाए, तो अलग तरीके का पर्सनैलिटी बनेगा. पेरेंट लीव देम टू अर्न एंड लीड इंडिपेंडेंट लाइफ. एज अ रिजल्ट दे बिकम एग्रेसिव एंड वायलेंट. क्लियर हो गया? अ स्वॉर्ड ऑलवेज हैंग्स ऑन देयर नेक. उनके नेक पे रहती है बिकॉज दे डू नॉट सीक कोऑपरेशन फ्रॉम एल्डर. क्लियर हो गया? पहले तो कोऑपरेट कर रहे थे एल्डर्स, अब नहीं करेंगे. अब वो बोलेंगे भाई तू इंडिपेंडेंट बन. अब इंडिया की बात करूं तो पेरेंट्स नेवर लीव देयर वर्ड इन एनी सिचुएशन, इवन द चाइल्ड इज फुली इंडिपेंडेंट. गलत भी होना तब भी खड़े रहेंगे, मर्डर भी कर दो तब भी खड़े रहेंगे, फांसी चढ़ने वाली हो तब भी खड़े रहेंगे. खड़े थे अभी निर्भया केस में. ठीक है. यही तो कल्चर है इंडिया का. दिस इज ड्यू टू इंडियन कल्चर. दिस हैज मोल्डेड पर्सनैलिटी इन दिस वे. और इस प्रकार से इंडिया के जो लोग हैं, मेंबर है सोसाइटी, उनकी पर्सनैलिटी अलग है. क्यों पर्सनैलिटी अलग करती है? ये रीजंस हैं. कल्चर्स बनाते हैं वो वैल्यू सिस्टम जिससे पर्सनैलिटी डेवलप करती है. ठीक है. द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्डहुड पीरियड इज लाइक एपोलियन टाइप. अब जो जापान में जो पर्सनैलिटी है ना, जो बच्चे वाली पर्सनैलिटी है, पहले तो उनके अंदर आई एपोलियन टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए एडल्टहुड में उनके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी दे रही है? डायनोसियन पर्सनैलिटी. ठीक है. एकदम एग्रेशन वाली पर्सनैलिटी, एकदम एक्सेस वाली पर्सनैलिटी. तो ये दो पर्सनैलिटी अक्रॉस द टाइम जापानीज नेशनल कैरेक्टर में आ जाती हैं. ठीक है. और इस हिसाब से जापान का नेशनल कैरेक्टर आपने समझ लिया. अब हर एक कंट्री का अपना एक नेशनल कैरेक्टर होगा. कैसे होगा आप दिखाएंगे. हर एक कंट्री का अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसने अपने कल्चर्स बनाए हैं जिसकी वजह से उसके बेसिक वैल्यू सिस्टम्स बने हैं, और उसकी वजह से उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड किया है, और वही पर्सनैलिटी जो मोल्ड हुई है वो नेशनल कैरेक्टर को डिपिक्ट करती है. बस सिंपल लिखना है और एक केस स्टडी जापान की डालनी जो मैंने बता दिया आपको. तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ कल्चर एंड पर्सनैलिटी. ठीक है. कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की मेल करिए. ठीक है. विद इन 6 आवर्स मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. जो नोट्स दिए गए हैं इनको रट लीजिए प्रॉपरली, क्योंकि अगर ये नोट्स रट लिए आपने तो आपको नंबर मिलेंगे. ये मैं प्रॉपर आपको बोल रहा हूँ. ठीक है. और आगे जो हम करने वाले हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, उसको मदद मिलेगी. अगर ये नोट्स रेडी नहीं हुए प्रॉपर तरीके से तो मैं आगे काफ़ी चीज़ें मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा. क्यों भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ? ठीक है. अब आगे मैं आंसर्स में आपको समझाऊंगा नहीं, मैं पैटर्न ऑफ कल्चर सीधे लिखूंगा. आप पैटर्न ऑफ कल्चर आपने इस वीडियो में समझ लिया ना, अब इससे ज़्यादा नहीं समझना है, यही सब लिखना है. क्लियर हुआ? ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.